सारथी में अभी तक एक ही मैसेज आया है, तो कृपया करके 4-5 लोग मैसेज डाल दीजिए, सत्र आरंभ हो चुका है, बस इतना कर दीजिए। और यहीं पे सत्र आरंभ करते हैं। आप लोग थोड़ा मैसेज डाल दीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं। इतना करने से ना बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे सत्र में, ठीक है। आप लोग इतना कर दीजिए केवल। सारथी जो ग्रुप है उसमें केवल है ना आप लोग मैसेज डाल दीजिए कि सत्र आरंभ हो चुका है, आप लोग शीघ्र जुड़े। 4-5 मैसेज जाते हैं और भी बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है। इतना केवल आप कर दीजिए, सत्र आरंभ कर देंगे। 1 मिनट म्यूट करते हैं पहले सबको। युग पुरुष धन्वंतरी स्वरूप परम पूज्य गुरु जी की जय, गुरु जी की जय, गुरु जी की जय। अब बिंदु सर जैसे वक्ता का परिचय देने की आवश्यकता ही नहीं है, अपने आप में है, परिपूर्ण है। और देखिए इतनी अच्छी, जब कोई भी हमारे वक्ता आते हैं और इतने अच्छे मधुर मधुर मुस्कान के साथ अगर सत्र का आरंभ हो तो क्या ही कहना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही सबके चेहरे पे, हमारे जो साथीगण हैं उनके भी चेहरे पे ऐसे ही मुस्कान रहे, ऐसे ही प्रफुल्लित रहे, हंसते खेलते रहे, न्यूथेरेपी का नाम रोशन करते रहे। जी सर, चलिए सत्र आरंभ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए पहली चीज यही है कि हम लोग, मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि ऐसे हमें मौका मिल पा रहा है कि चीजों को करने का, बताने का। क्योंकि जो हमारे पास छोटी सी नॉलेज है, अगर उससे हम लोग कई लोगों को हम लोग बहुत डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, उस नॉलेज से दूसरे लोग ठीक हो सकते हैं, तो मेरा ये मानना है। और आप लोगों के लिए भी एक मैसेज है छोटा सा कि अगर आपको कुछ आता है, अलग कुछ आता है जिससे लोगों का भला हो सकता है, तो जरूर आप उसको शेयर जरूर करिए। क्लास के बाद भी, क्लास के अंदर भी, जब भी अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे फायदा होगा तो ठीक है। चलिए तो फिर आप डायरेक्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं पीपीटी को लगाता हूँ। देखिए पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने जो बात करी थी वो करी थी टाइप्स ऑफ डिस्क के बारे में। कंप्लीट समझा था टाइप्स ऑफ डिस्क क्या होता है, किस तरीके से डिस्क बल्ज काम करती है, किस तरीके से होता है, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। आप लोगों को याद है या आप भूल गए? बताइए, याद है? इसके अंदर एक कैटेगरी मैंने आपको बताया था कि जो आपको नहीं लेना है, कौन सा था? कोई लिख के बताओ जल्दी से, देखते हैं कि कितने लोगों को याद है। कौन सी बताई थी मैंने? इसमें जो स्टेज की फिफ्थ स्टेज जो थी, वो फिफ्थ स्टेज कौन सी वाली थी? याद है किसी को? फिफ्थ स्टेज का नाम क्या था? जल्दी से देखते हैं कि किसको याद है। जल्दी जल्दी जल्दी। सही है, सही है, सही है। सूर्य प्रकाश जी ने बता दिया, एक्सट्रूजन नहीं था। एक्सट्रूजन नहीं था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों को याद है, कुछ लोग शायद भूल गए। सीक्वेस्ट्रेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सीक्वेस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है? आपकी जेल बाहर निकली है और वो टूट के अलग हो चुकी है। आज हम लोग समझेंगे कि जैसे डिस्क बल्ज जो होती है, डिस्क बल्ज का डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। कई बार एमआरआई रिपोर्ट के अंदर अलग अलग टर्म्स लिखी रहती है, तो उन टर्म्स का मतलब, आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट क्लास थी और आज की क्लास, दोनों क्लास इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास करने के बाद आप ये देखेंगे कि बहुत सारी जो रिपोर्ट्स है उसके अंदर जो टर्म्स लिखे हुए हैं उसको आप समझ पाएंगे, पढ़ भी पाएंगे और बहुत अच्छा कर भी पाएंगे, ठीक है। जिन भी लोगों ने मेरी क्लास ली है, आप लोगों के लिए एक वीडियो मैं आप लोगों को भी शेयर कर दूंगा, एमआरआई रिपोर्ट की है, ठीक है। जिन्होंने भी हमारी क्लासेस कर चुके हैं, तो वो एमआरआई रिपोर्ट की जो क्लास है उसको आप देखेंगे तो उसमें भी बहुत जबरदस्त तरीके से समझाया है। लेकिन पिछला आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो आप पढ़ पाओगे, समझ भी पाओ, ठीक है। और चलिए तो फिर आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चंस जितने भी लोगों के क्वेश्चंस हैं, हम लोग क्वेश्चंस को लास्ट में लेंगे, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला केस, ठीक है। पहले केस के अंदर क्या है? देखिए डिस्क बल्ज होती है, लेकिन डिस्क बल्ज किस डायरेक्शन में हुई है ये भी एमआरआई रिपोर्ट के अंदर लिखा रहता है। हमेशा ध्यान रखिएगा। स्टेजेस तो मैंने आपको बता दिया था, एनुलर टीयर, प्रोट्रूजन, एक्सट्रूजन, सिक्वेस्ट्रेशन। लेकिन प्रोट्रूजन जो हुआ है, डिस्क बल्ज जो हुई है, उसकी डायरेक्शन क्या है? एक्सट्रूजन जो हुआ है उसकी डायरेक्शन क्या है? वो डायरेक्शन पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहली जो डायरेक्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्टेरो सेंट्रल, ठीक है। क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या होता है? पोस्टेरो सेंट्रल। पोस्टेरो सेंट्रल का मतलब क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? ये आपकी डिस्क है। ये आपकी क्या है? कैनाल है। यहीं पे आपकी क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। तो जेल क्या होता है? जेल सीधे सीधे पीछे की तरफ आपकी सीधे सीधे स्पाइनल कॉर्ड को वो क्या करेगा? कंप्रेस करने लगता है, सेंटर की तरफ जाने लगता है।
और किस तरफ है, पोस्टीरियर साइड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पी और यहाँ पे लिखा हुआ है ए, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ से अगर एक लाइन को ड्रॉ करें, सॉरी, यहाँ से अगर एक लाइन को ड्रॉ करें तो ये बैक साइड का हिस्सा है, ये पी वाला हिस्सा है, पोस्टीरियर साइड है, और ये आपका आगे का साइड है। ये यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका पेट आता है, आगे की तरफ पेट आता है, ये आपका बैक साइड है, ये वाला पीछे वाला हिस्सा बैक साइड है। तो हमेशा हमारा जो जल निकलता है वो कहाँ निकलता है, पोस्टीरियर साइड में निकलता है। तो इसलिए क्या लिखा हुआ है, पोस्टेरो सेंट्रल। सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब क्या है, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ये कंप्रेशन आ रहा है। याद हो गया, हो जाएगा। हाँ जी भाई, बताइएगा थम्स अप करके, ये वाला पॉइंट समझ में आया। तो होता क्या है, रिपोर्ट में लिखा रहता है पोस्टेरो सेंट्रल डिफ्यूज डिस्क बल्ज। बताओ समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कि जल जो हमारा निकला है वो कहाँ निकला हुआ है, पोस्टेरो सेंट्रल की तरफ। देखिए आज की जो क्लास रहेगी ये डायरेक्शन के ऊपर है, प्लस अगर हम कुछ एमआरआई रिपोर्ट्स के कुछ 3-4 केसेस हैं उसको हम लोग समझेंगे, तो उससे भी आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या स्क्रीन आ रही है मेरी या नहीं आ रही है, हम सब करके बताइएगा। स्क्रीन आ रही है ना, बहुत अच्छे। एक बार और रिपीट करता हूं मैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, टर्म्स लिख लीजिए अपनी कॉपी में और डायरेक्शन बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। तो ये क्या केस है, पोस्टेरो सेंट्रल का केस है। ये डायरेक्शन बता रहा है, जेल जो निकला है वो पोस्टीरियर साइड निकला है, प्लस वो सेंटर की तरफ निकला है। और जब भी ये वाला केस आता है तो हमारे क्या आता है, सीवियर कमर में दर्द आएगा, भयंकर। पेशेंट को जो दर्द रहेगा, कमर में दर्द रहेगा, और सीधे क्या होता है, पैरों में सुनपन आने लगता है। देखिए फिल्म में कैसे दिखेगा, सब चीजें हम लोग आगे देखेंगे। अभी जो चीज बता रहे हैं वो आप समझ जाइए, ठीक है। आगे जब हम एमआरआई फिल्म को पढ़ना सीखेंगे तो आपको एमआरआई फिल्म के अंदर ही दिखाएंगे कि एमआरआई फिल्म के अंदर ये दिखता कैसे करके। सही है कि नहीं सही है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, सभी लोग समझ पाए हैं, ठीक है। एक बार मेरे को कंप्लीट करने दीजिए आज की क्लास, तो आप देखेंगे कि आज की क्लास करने के बाद काफी सारी एमआरआई रिपोर्ट को पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। चलो भाई आगे नेक्स्ट केस। एक केस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्टेरोलेटरल। क्या बोलते हैं, पोस्टेरोलेटरल। देखिए अगर मैं एक लाइन खींचूं इस तरीके से, तो ये क्या हो गया, ये पोस्टीरियर साइड हो गया, ये एंटीरियर साइड हो गया, और जो इसकी साइड वाला एरिया है ये कौन सा एरिया हो गया, लेटरल साइड हो गया, ठीक है नहीं, ठीक है। तो जेल जब हमारा कहाँ निकलता है, पोस्टीरियर साइड में तो है लेकिन लेटरल साइड में है, ठीक है। अब वो सेंटर की तरफ नहीं है, अब वो किस तरफ है, लेटरल साइड में है। तो अक्सर ऐसे में क्या होता है, वो बता देगा हमारे रिपोर्ट के अंदर लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है। तो लिखा रहता है उसके अंदर पोस्टेरो लेटरल, कई बार लिखा रहता है पोस्टेरो बायलेटरल डिफ्यूज डिस्पल। बायलेटरल का मतलब क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना, बायलेटरल का मतलब, बाय का मतलब होता है दो, लेटरल का मतलब दोनों तरफ। तो दोनों तरफ ही आपका जल निकल गया है। और ऐसे केस में क्या होता है, अक्सर पैरों में दर्द जाएगा, या तो लेफ्ट पैर में या तो राइट पैर में, ठीक है नहीं जी, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, ये वाला पॉइंट समझ में आया। अभी हम लोग सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, एक बार खत्म करने दीजिए, 10 पॉइंट है इसके, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। पोस्टेरो लेटरल, इसको क्या बोलते हैं, पोस्टेरो लेटरल। एमआरआई रिपोर्ट के अंदर डायरेक्ट ऐसे शब्द लिख के आ जाते हैं, पोस्टेरो सेंट्रल, पोस्टेरो लेटरल, पैरा सेंट्रल। अब देखो पैरा सेंट्रल जैसा शब्द आपको बार बार एमआरआई रिपोर्ट के अंदर मिलेगा। पैरा सेंट्रल का मतलब क्या होता है, कि आपका जो जेल है वो पोस्टीरियर साइड और लेटरल साइड के बीचों बीच निकल गया है 45 डिग्री में, और इसमें तो जो दर्द आता है वो 100% पैरों में ही आएगा, ठीक है। पोस्टेरो लेटरल में भले ही पैरों में ना आए, लेकिन पैरा सेंट्रल में तो आता ही आता है। और पैरा सेंट्रल में वो लिख देगा लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में है, क्योंकि इसमें होता क्या है, जो हमारी एग्जिटिंग नर्व रूट है, जो पैरों में हमारी नर्व जा रही है, ये डायरेक्ट उसको दबाने लगता है। जब डायरेक्ट उसको दबाएगा तो सीधे सीधे पैरों में दर्द आएगा। अगर कोई भी पेशेंट कहता है हमारे लेफ्ट पैर में दर्द जा रहा है या राइट पैर में दर्द जा रहा है, तो उसमें 90% जो केसेस के अंदर पैरा सेंट्रल डिफ्यूज डिस्क बल्ज होता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है, पैरा सेंट्रल का मतलब क्या है, सेंटर की तरफ तो गया है, वो लिख देगा लेफ्ट साइड में गया है, वो ऐसे लिख देगा लेफ्ट पैरा सेंट्रल या राइट पैरा सेंट्रल, ठीक है। वो बता देगा, एमआरआई रिपोर्ट के अंदर हमेशा दिग लिख देते हैं वो। या आपने कभी कई बार देखा होगा ऐसे करके लिखा रहेगा लेफ्ट ग्रेटर देन, ऐसे करके मैं आपको इसमें थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, पेन का ऐसे करके लिख देते हैं लेफ्ट
ग्रेटर देन राइट, इस तरीके से लिखा रहता है। होता है कि नहीं होता है, बताइएगा। रहता है, ऐसे करके लिखा रहता है कि नहीं रहता है, कि उसमें आप समझ जाते हैं कि लेफ्ट की तरफ कंप्रेशन है, राइट से ज्यादा लेफ्ट की तरफ कंप्रेशन है। तो हमेशा हम लोग इस तरीके से भी चीजों को कनेक्ट करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, पैरासेंट्रल के केस में क्या रहेगा, पैरासेंट्रल पैरासेंट्रल के केस में पैरासेंट्रल के केस में क्या रहता है, आपके या तो लेफ्ट पैर में दर्द जाएगा या राइट पैर में दर्द जाएगा। पोस्टेरियर साइड और लेटरल साइड के बीचों बीच में से हमारा जल बाहर निकलेगा। याद कर लीजिएगा अभी हाथ के हाथ, क्योंकि अभी जो आगे लास्ट में हम लोग 5 केस डिस्कस करेंगे, उसमें आपका एक तरीके से टेस्ट की तरह रहेगा। ठीक है, बहुत शानदार रहेगा वो टेस्ट। ठीक है, देखते हैं कि किसको कितना समझ में आया है उसके अंदर। और इस क्लास को करने के बाद आप एमआरआई की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं एक बार उसको पढ़िएगा और देखिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आपको एमआरआई की रिपोर्ट्स चाहिए तो आप बता दीजिएगा मुझे, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगर आप पढ़ने के लिए, अगर आपको चाहिए, बहुत सारी रिपोर्ट्स है मेरे पास, 80-90 रिपोर्ट्स है। तो अगर आपको चाहिए रिपोर्ट्स तो आप बताइएगा, मैं आपको रिपोर्ट शेयर कर दूंगा। सही है, आगे बढ़े भाई। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखो, एक केस आता है जिसमें हम लोग बोलते हैं कॉर्डल माइग्रेशन। क्या बोलते हैं, कॉर्डल माइग्रेशन। क्या होता है कॉर्डल माइग्रेशन? कॉर्डल माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, जेल हमारा इस तरीके से बाहर निकला, तो वो जब जेल नीचे की तरफ कैनाल के अंदर नीचे की डायरेक्शन में लटक जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्डल माइग्रेशन। देखो यहाँ पे अगर हम कुछ चीज रिवाइज करना चाहें तो यहाँ पे देखो कि L5S1, L5S1 क्या हो गया, L5 वाले मनके और S1 वाले मनके के बीच में से जब डिस्क निकल जाती है तो हम लोग क्या बोलेंगे, L5S1 में हुआ है डिस्क बल्ज। अब यहाँ पे अगर लिख देगा वो कॉर्डल माइग्रेशन, तो मतलब क्या है, जेल हमारा बाहर निकला और वो इतना ज्यादा निकला हुआ है कि वो लटक चुका है। ये हमारा केस बनता है डिस्क हर्निएशन का। डिस्क हर्निएशन के अंदर क्या होता है, जेल बाहर निकला और वो पूरी डायरेक्शन में कैनाल के अंदर लटक चुका है नीचे की तरफ। हमेशा ध्यान रखिएगा कॉर्डल माइग्रेशन, कॉर्डल का ऐसे करके भी याद रखिएगा, कॉर्डा इकोना हमेशा नीचे की तरफ जाती है ना, तो ऐसे करके भी याद रखिएगा, कॉर्डा इकोना नीचे की तरफ जाती है, तो कॉर्डल माइग्रेशन जो रहता है वो भी क्या है, नीचे की तरफ रहेगा। सही है या नहीं है, समझ में आया? बताइए, बताइए, थम्स अप करके बताइएगा। चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? हुई, बात बन पाई? ठीक है, सीधे सीधे आपके एमआरआई रिपोर्ट के अंदर इस तरीके का टर्म लिख के आ जाएगा, सीधे सीधे कॉर्डल माइग्रेशन। ध्यान रखिएगा आप इस चीज का। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। एक और टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं सीफल माइग्रेशन। सीफल माइग्रेशन में क्या होता है, जेल हमारा निकला लेकिन वो जेल हमारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाता है। ये बहुत रेयर होता है, ये अक्सर आप देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये अगर 10 केस आप ले रहे हैं, 10 में से एक केस आपको ऐसा मिल सकता है, या 100 केस है, 100 केस में से 2 या 4 केस आपको ऐसे करके मिलेगा, जिसके अंदर क्या होगा, ये सीफल माइग्रेशन। ऐसे करके भी आप ध्यान रखिएगा, सीफल ब्रेन के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जल जल जो है आपका ब्रेन की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसे करके मत समझिएगा ये जल यहाँ से निकला और वो ब्रेन में चला गया। अब ये मत कह दीजिएगा कोई भी व्यक्ति कि सर ने बोला था कि जल निकला बाहर यहाँ से कैनाल से और वो ब्रेन की तरफ चला गया, ये सीफल माइग्रेशन होता है, ऐसा करके मैंने नहीं कहा है। मैंने क्या कहा है, जेल का थोड़ा सा जो टुकड़ा निकला है वो उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगी, ये चीज ध्यान रखना। क्योंकि देखिए हम लोग बोलते कुछ है, स्टूडेंट इंटरप्रेट कुछ कर लेता है, क्योंकि बोलने में उनको कुछ भी नहीं जाता है। वो तो डायरेक्ट कह देते हैं, कई स्टूडेंट हुए हैं ऐसे जिन्होंने कहा है मुझसे कि सर आपने तो कहा था कि जेल निकला और वो ब्रेन में चला गया। फिर मैंने सर पकड़ के कहा, मैंने कहा भाई वो ब्रेन में नहीं जाता है, वो डायरेक्शन है ऊपर, ऊपर की तरफ थोड़ा सा ही तो निकलेगा। अब ऐसा तो नहीं है बहुत सारा निकल जाएगा, उसमें जगह ही कहाँ होती है कैनाल के अंदर कि वो बहुत सारा निकल पाएगा। और एक चीज और है कि ये जो जल बाहर निकला हुआ है कॉर्डल माइग्रेशन या सीफल माइग्रेशन में, यही टुकड़ा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। कैसे अलग हो जाता है, चोट के ऊपर चोट दोबारा लग गई, तब ये टुकड़ा हमारा क्या होगा, अलग हो जाएगा। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा, आप बताइए। बताइए, ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, कि हर्निएशन हो चुका है, हर्निएशन होने के बाद जेल बाहर निकल चुका है,
जेल बाहर निकलने के बाद फिर आपने क्या करा कि भैया वजन उठा लिया या गिर गए या फिर झटका लग गया, बाइक चला रहे थे एकदम झटका लगा और बाइक भी गिर गई हमारे ऊपर और झटका भी लग गया तगड़ा। तो उसकी वजह से भी ये चीज टूट के अलग हो जाती है और फिर कंडीशन कैसी हो जाती है, बहुत ही ज्यादा सीवियर हो जाती है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज क्लियर है? ऐसे जितने भी बातें बता रहे हैं वो पॉइंट्स क्लियर हो पा रहे हैं? अच्छा एक चीज बताइएगा, ऐसे जब हम बताते हैं तो समझना आसान होता है कि नहीं होता है? जब इस तरीके से बताया जा रहा है तो ऐसे करके समझना भी बड़ा आसान हो जाता है ना? पॉइंट्स वाइज पॉइंट वाइज वाइज। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत ही ज्यादा, ये टर्म आप सबसे पहले करिए, क्या करिए, कॉपी में लिख लीजिए, ये सबसे पहले टर्म लिख लीजिए। ठीक है, ये सबसे पहले टर्म लिख लीजिए। सबसे पहला टर्म लिखा हुआ है, सब चीजें सेम है, सरकमफरेंशियल डिस्क बल्ज, सिमेट्रिकल डिस्क बल्ज और डिफ्यूज डिस्क बल्ज, तीनों टर्म लिख लीजिए। तीनों टर्म का मतलब सेम है। पहले टर्म लिख लीजिए फिर मैं आगे बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा तो आपके लिए समझना बहुत ही आसान होगा और जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे। लिख लिया सबने? अगर लिख लिया है तो थम्स अप करिएगा। चलो भाई, अब क्योंकि अब छुप जाएगा, वो सारी चीजें छुप जाएंगी। अब ऐसे करके समझो, ये हमारी क्या है, डिस्क है। ठीक है, एग्जाम्पल हम जो लेंगे, जैसे जब आप रोटी बनाते हो तो रोटी का क्या बनाते हैं हम लोग, लोई बनाते हैं ना, गोल करके ऐसे करके। और गोल रोटी को ऐसे, लोई को अगर हम दबा दें तो क्या होगा, चारों तरफ से फैल जाएगी कि नहीं फैल जाएगी? जब यही डिस्क हमारी ऐसे करके प्रेशर पड़ा और ये क्या हो गया, ये रोटी की तरह बन जाएगी, ऐसे गोल बन जाएगी। जब ये गोल बन जाती है तो हम लोग क्या बोलते हैं इसी को, सिमेट्रिकल डिस्क बल्ज, डिफ्यूज डिस्क बल्ज या फिर सरकमफेरेंशियल डिस्क बल्ज। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? फिर से एक बार बोले कि एग्जाम्पल आप समझिए कि रोटी का, जैसे आटे का आपने लोई ले ली, लोई को ऐसे करके दबाएंगे तो चारों तरफ फैल जाएगी। तो चारों तरफ फैल जा रही है, तो ऐसे ही डिस्क के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है वो क्या करती है, चारों तरफ फैल जाती है। जब वो चारों तरफ फैल जाएगी तो बताइए केस हमारा कैसा हो जाएगा? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं। अच्छा ऐसा नहीं है जेल हर तरफ से निकल गया है, जेल अंदर ही है, लेकिन जेल के ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से रिंग्स का जो नॉर्मल शेप है ना, शेप खराब हो जाता है। ठीक है, तो वो रोटी की तरह से गोल दिखने लगती है। रिंग्स का जो शेप रहता है वो गोल नहीं रहता है, वो यहाँ से अंदर से इस तरीके से रहती है, इस तरीके से। ठीक है, जैसे आपको मैं अगर दिखाना चाहूँ तो वो इस तरीके से दिखती है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए, वो इस तरीके से दिखती है, इस तरीके से अंदर की तरफ से, इस तरीके से रोटी नहीं होगी, वो गोल नहीं होगा, वो गोल नहीं होगा। सही है कि नहीं सही है? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अच्छा इसी में पता क्या होता है, इसी में लिखा क्या रहता है, जो लिखा रहता है वो आपका वो इस तरीके से लिखा रहेगा, जो लिखा रहता है वो इस तरीके से होगा। अब देखो एक लाइन मैं बोल रहा हूँ, बताओ ये समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? पोस्टेरो L4 L5, ये बात समझ पाए किसकी बात हो रही है? L4 L5 वाली जो डिस्क है उसकी बात हो रही है। L4 L5 पोस्टेरो सेंट्रल डिफ्यूज डिस्क बल्ज। बताओ ये लाइन समझ में आई? फिर से रिपीट करूं, L4 L5 पोस्टेरो सेंट्रल डिफ्यूज डिस्क बल्ज। डिफ्यूज डिस्क बल्ज तो हुई है, लेकिन जो जेल निकला है सबसे ज्यादा वो कहां से निकला है? पोस्टेरो सेंट्रल की तरफ से निकला है। बताओ पॉइंट को समझने में क्या दिक्कत आई आपको? कमेंट्स करके बताइएगा, क्या पॉइंट आप समझ पाए या नहीं समझ पाए? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये चीज बताइए सबसे पहले। पॉइंट क्लियर हुआ ना? क्या बोला मैंने? पोस्टेरो सेंट्रल डिफ्यूज डिस्क बल्ज। बहुत ही बढ़िया। अगर लिखा हुआ रहता है, देखिए कोई पूछ रहा है पोस्टेरो सेंट्रल क्या होता है, अभी बता चुके हैं। ठीक है, आप लेट ज्वाइन कर रहे हैं, पहले ही हमने क्लास की शुरुआत में ही बता दिया था। अब एक और टर्म मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एक व्यक्ति पूछ रहे हैं ये सब याद कैसे रहेगा, देखिए आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। आप एक पेपर के ऊपर लिख के रखिए, पर्ची बना के रखिए पॉकेट में, हमेशा निकाल के देखिए क्या था, आप भूल जाओगे वरना। ठीक है, हमने तो ऐसे ही याद किया था, हमने ऐसे ही याद करवाया है।
अब देखो एक और टर्म बोल रहा हूं, L5S1, L5S1, L5S1 पोस्ट पैरा सेंट्रल, ध्यान से सुनिएगा और इमेजिन करिए क्या बताया था मैंने। L5S1 पैरा सेंट्रल डिफ्यूज डिस्क बल्ज। बताओ कितने लोग समझ पाए? मैं बहुत हल्के हल्के स्पीड में चल रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी टफ लेके जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ऐसे पेस में चल रहा हूँ कि आप सभी लोग कनेक्ट करके हल्के हल्के समझ भी पाओ। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, बताओ समझ समझ में आ रहा है तो फिर बताना। फिर से एक बार, L5S1 पैरा सेंट्रल, याद करो पैरा सेंट्रल क्या था, डिफ्यूज डिस्क पल्स। देखिए अभी हम लोग उसकी बात कर ही नहीं रहे हैं कि लेग में पेन आएगा कि नहीं आएगा, आप सिर्फ केस को याद करो कि जेल का जो डायरेक्शन था वो कैसा था, पोस्टीरियर साइड और लेटरल साइड के बीचों बीच में से जेल निकला हुआ है। हाँ जी हाँ जी, 45 डिग्री, बिल्कुल सही कहा आपने, नवनीत जी बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही बढ़िया। आया समझ पाए, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है आप लोगों के? क्योंकि ये चीज हमेशा आती है रिपोर्ट के अंदर। अब आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है, आपको समझ में नहीं आता कि डिफ्यूज डिस्क बल्ज होता क्या है, या सर्कमफेरेंशियल डिस्क बल्ज क्या होता है, या सिमेट्रिकल डिस्क बल्ज क्या होता है। देखिए मैंने फॉरेन की रिपोर्ट्स को देखा है, ऑनलाइन कंसल्टेशन जब हम कर रहे थे तो फॉरेन की रिपोर्ट्स जो हमने देखा था वहां पे ये टर्म आया था सर्कमफेरेंशियल डिस्क बल्ज। इंडियन रिपोर्ट्स में बहुत कम देखने के लिए मिलता है, तो हम भी चक्कर में पड़ गए कि सर्कमफेरेंशियल क्या है। तो हमें फिर वहां से पता चला डिफ्यूज डिस्क बल्ज को ही सर्कमफेरेंशियल डिस्क बल्ज बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके के टर्म्स आपको हमेशा आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और ये टर्म्स वहां पे भी काम आएंगे जब आपको पेशेंट को बताना है। तो आपने पेशेंट से कह दिया देखिए जी आपको सर्कमफेरेंशियल डिस्क बल्ज हुई है और पोस्टेरो सेंट्रल में जेल निकला हुआ है, हालत खराब है। ठीक है, पहले उसको डराना है थोड़ा सा, फिर आपको सांत्वना देना है, देखिए चिंता मत करिए हम बहुत मेहनत करेंगे आपके ऊपर और आपको सर्जरी से बचा लेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसका क्वेश्चन यही होगा कि क्या सर्जरी होगी या नॉर्मल तरीके से भी ठीक हो सकता है। ठीक है, नहीं ठीक है, तो कुछ कुछ चालाकियां मैं आपको सिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। चलिए भाई आगे आते हैं, ये ज्यादा केस आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं, ये ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, एसिमेट्रिकल रिपोर्ट्स में आपको बहुत रेयर मिलता है, लेकिन तब भी मैं आपको बता रहा हूँ। एसिमेट्रिकल में क्या है कि डायरेक्शन क्या होगा, इवन नहीं होगी, हर जगह एक जैसी नहीं है, अनइवन, क्या अनइवन रहेगी। ठीक है, अनइवन रहेगी, अनइवन का मतलब क्या है कि वो क्या, आपका कैसा रहेगा किसी तरफ ज्यादा है किसी तरफ कम है। ठीक है, तो ये केस बहुत रेयर आता है आपको रिपोर्ट के अंदर, ये सिमेट्रिकल बहुत कम मिलेगी, देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जब हम रोटी को बनाते हैं और जब नया व्यक्ति बनाता है तो रोटी गोल नहीं बनती है, रोटी कैसे बनती है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरह की रोटी बनती है। ठीक है, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, हुआ है कि नहीं हुआ है, लड़कों के साथ तो ज्यादा हुआ होगा। ठीक है, जब हम लोग इनिशियल फेज में थे तो ये चीजें होती थी, रोटी कभी गोल बनी नहीं, लेकिन एक बार जब पता चल जाता है कि गोल बनने का, गोल बनाने का तरीका क्या है, फिर हो जाती है वो। ठीक है, यहाँ पे बात रोटी की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात डिस्क की हो रही है, ध्यान रखिएगा। बाद में तुम सोचो कि सर तो पूरी बात रोटी की कर रहे थे क्लास के अंदर। अब एक और चीज आते हैं, बहुत अच्छा है ये वाला पॉइंट भी बहुत अच्छा है। इसमें होता है फोकल, लिखा रहता है फोकल डिस्क बल्ज। फोकल डिस्क बल्ज का मतलब क्या है कि जेल क्या होगा, किसी भी एक डायरेक्शन से निकल जाएगा, झट से एक ही डायरेक्शन से निकल जाएगा, वो लिख देगा लेफ्ट साइड राइट साइड, लेकिन इसका मतलब क्या है, एक जगह से फटा, एक जगह से रिंग्स टूटी और उसी जगह से निकल गया, फोकल का मतलब क्या है। इसमें ऐसे करके लिखा रहता है पोस्टेरो सेंट्रल फोकल डिस्क बल्ज, पैरा सेंट्रल फोकल डिस्क बल्ज, लेफ्ट साइड पैरा सेंट्रल फोकल डिस्क बल्ज, ऐसे करके लिख देगा रिपोर्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन भी लिखी है, किसी भी एक डायरेक्शन से जल बाहर निकल जाता है इसके अंदर। और इसमें एक चीज और है, इसमें ये बता देता है कि लेफ्ट की तरफ है राइट की तरफ है, किस तरफ है, या पोस्टेरो सेंट्रल है पैरा सेंट्रल है या पोस्टेरो लेटरल है, वो आपको बता देंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई, बताइए, आई या नहीं आई? हम सब करिएगा, रिप्लाई करते रहिएगा, मुझे भी लगता है कि फिर हम लोग जुड़े हुए हैं, वरना ऐसे लगता है कि खुद को ही पढ़ा रहा हूँ मैं। आगे बढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये इतना इंपॉर्टेंट है ये वाला टर्म कि आपको पता होना ही चाहिए। आप अच्छा ये बताइए कितने लोगों में से ये टर्म पढ़ा है, आप लोगों ने पहले पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा है ये ब्रॉड बेस्ड? रिपोर्ट के अंदर पढ़ा है इसको? नहीं पढ़ा? कुछ लोगों ने पढ़ा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए आज एक आई ओपनिंग की तरह रहेगा ये। ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ा है उनके लिए भी बहुत अच्छा, आप एक कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। ब्रॉड बेस का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी जेल 50% तक आपका जेल बाहर हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, यूज करते हैं ब्रॉड बेस्ड। ठीक है। अब देखो टर्म का जो यूज होता है, टर्मिनोलॉजीज कैसे यूज होती है। मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना कि क्या समझ में आया आपको। बताए, L5S1 पोस्टेरो सेंट्रल ब्रॉड बेस्ड डिफ्यूज डिस्क बल्ज। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो और देखो क्या बोला मैंने। L5S1 पोस्टेरो सेंट्रल ब्रॉड बेस्ड डिफ्यूज डिस्क बल्ज। इसका कोई मतलब समझा सकता है क्या हुआ है? क्या हुआ है इसके अंदर? L5S1 के अंदर पोस्टेरो सेंट्रल की तरफ डिस्क बल्ज हुई है और वो क्या हुई है, 50% से ज्यादा जेल बाहर निकल गया है। ठीक है, केस खराब हो जाएगा बहुत ही ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, नवनीत जी ने बता दिया कमेंट्स करके। ठीक है। अभी क्या है कि ऑडियो मैं अलाउ नहीं करूंगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप रिटर्न में भी लिख के भी आप कर सकते हैं। ठीक है। जो लोग फोन में कर रहे हैं थोड़ा सा उनको डाउट, वो दिक्कत हो सकती है रिटर्न में लिखने में। ठीक है। जो लोग लैपटॉप में बैठे हैं उनके लिए तो काफी आसान होगा। आ गया, समझ में आया? ब्रॉड बेस समझ में आया कि नहीं आया? और बताओ इसमें, अच्छा इसमें एक चीज मेरे को बताएंगे कोई भी व्यक्ति, जैसे आप ऐसे थम्स अप करके बताइएगा, थम्स डाउन करके। अच्छा इसमें बताइए, क्या रिंग्स टूटेंगी या नहीं टूटेंगी? एनुलर टीयर होगा या नहीं होगा? होगा, होगा ही होगा। ठीक है। कई लोगों से मैंने बात करी थी जब पहले। ठीक है। तो हम लोग स्पाइन को लेकर डिस्कस कर रहे थे, वो कह रहे थे सर हमने बहुत केस करे हैं, ये करा है वो करा है। तो मैंने भी एक क्वेश्चन पूछ लिया कि सर अगर ब्रॉड बेस्ड डिफ्यूज डिस्क बल्ज है तो रिंग्स टूटेंगी या नहीं टूटेंगी? तो वो 5 मिनट सोच में पड़ गए थे कि क्या क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन आप लोग बताइए कि आपको क्या समय लगा सोचने में कि रिंग्स टूटी होंगी या नहीं होंगी? हाँ जी, हाँ जी, तभी तो वो बाहर आएगा। बिल्कुल। लेकिन मैं वही सोच रहा था कि बेसिक्स कितना कमजोर है। ठीक है। ब्रॉड बेस तो होगा ही तभी जब वो रिंग्स टूट के जल बाहर आएगा, तभी तो होगा। बिना रिंग को तोड़े क्या ब्रॉड बेस डिफ्यूज डिस्क बल्ज हो सकता है? ठीक है। अगर कोई व्यक्ति मिले, अब आपको एक क्वेश्चन पूछ लेना सीधे सीधे कि अच्छा ये बताओ, कमर दर्द ठीक करते हो, ये बताओ कि बिना रिंग तोड़े ब्रॉड बेस्ड डिफ्यूज डिस्क बल्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस और नो में जवाब देना। अगर उसने कह दिया कि नहीं हो सकता, समझ लेना फिर कितना आता है कितना नहीं आता, मैं फिर आप ज्यादा नहीं कहूंगा। ठीक है। आया या नहीं आया, समझ में आया आप लोगों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। ठीक है। क्योंकि अब इसी को जो अभी हम लोग 10 पॉइंट पढ़ेंगे, इसी को लेके हम लोग आगे 9 पॉइंट हो चुके हैं। हाँ, बहुत अच्छा। अब इसी को जो हमने पढ़ चुके हैं, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 केस में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। 5 केस, ठीक है, 5 केस, 5 लाइन है। ठीक है, मजा आएगा आपको इसमें, बहुत बहुत ही शानदार रहेगा। ठीक है। 5 केस है, 5 केस को आप समझ गए तो आप देखेंगे कि 70 to 80% आप रिपोर्ट पढ़ना सीख जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100%, लेकिन 60 to 70% तो आप सीख ही जाएंगे अगर आपने पुरानी क्लासेस कर रखी है। और जिसने भी पुरानी क्लासेस कर रखी है, मैंने एक यूट्यूब पे एक वीडियो है हमारी, 40 मिनट की वीडियो है, 40-50 मिनट की वीडियो है कंप्लीट। ठीक है। उसमें तो पहले का पार्ट नहीं समझाया है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है अब, इसके बाद वाला पूरा उसमें बता रखा है, बड़ा तसल्ली से बताया मैंने। ठीक है, 40-50 मिनट की क्लास है, उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आपको क्लास की लिंक चाहिए तो फिर आप बता दीजिएगा ग्रुप में, मैं आपको शेयर करवा दूंगा। ठीक है। आपको उससे बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। और इसमें एक काम और करेंगे कि जितने भी लोग अभी ज्वाइन हुए हैं, क्लास जो लोग कर रहे हैं, ठीक है, क्लास जब मैं खत्म होगी तब मैं उस वीडियो की लिंक शेयर कर दूंगा। ग्रुप में हम शेयर नहीं करेंगे। ठीक है। क्यों नहीं करेंगे?
रीजन है उसके पीछे, क्योंकि जितने भी लोग आए हैं उनका कुछ एक्स्ट्रा फायदा होना चाहिए। ठीक है, मेरे को एक बार लास्ट में आप याद दिला दीजिएगा कि लिंक शेयर करनी है, तो मैं इसी चैट के अंदर, ठीक है, चैट को हम पिन कर देंगे और उस चैट के अंदर हम लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है, ग्रुप में नहीं भेजेंगे, ना भेजने का रीजन बस इतना सा है कि जो लोग आए हैं उनको बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, आप लोग सीरियस ज्यादा हैं। ठीक है, चलिए फिर आप केस को शुरू करते हैं, एक एक करके केस को शुरू करते हैं और मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, अभी मत करिए, लिंक लिंक अभी मत लिखिए। लिंक जब भेजेंगे आप एक बार लास्ट में मेरे को याद दिला दीजिएगा, जब मैं बोलूँ कि सब चीजें हो चुकी हैं तब मेरे को याद दिलाइएगा। ठीक है, चलिए तो फिर देखिए अब अलग अलग केस है। अब देखो पहला पहला केस, पहला केस, पहला केस पढ़ते हैं। ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, L4 L5। ध्यान से देखो, अब देखो और समझो और दिमाग के अंदर इमेज बनाओ। ठीक है, बाकी नीचे भी मैंने इमेज बना रखी है, लेकिन एक बार दिमाग के अंदर इमेज बनाएंगे। अगर कॉपी पेन सामने है तो कॉपी के ऊपर इमेज बनाइएगा, केस कैसा हुआ होगा। अब देखो क्या लिखा हुआ है, L4 L5। कहाँ पे दिक्कत हुई है, L4 L5। ठीक है, अभी हम सिम्टम्स वगैरह की कुछ भी बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्या हुआ है, ब्रॉड बेस्ड। क्या हुआ है, ब्रॉड बेस्ड। क्या हुआ है, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, L4 L5 वाला जो एरिया है उसमें क्या हुआ है, ब्रॉड बेस्ड का मतलब क्या हुआ है, जल बाहर निकला हुआ है 50% से ज्यादा। और क्या हुआ है, जल जो निकला है वो डायरेक्शन क्या है, पोस्टेरो सेंट्रल। क्या है, सेंटर की तरफ जल निकला हुआ है। अब आगे लिख दे डिस्क हर्निएशन। बोलो, डिस्क हर्निएशन होगा तभी तो ब्रॉड बेस्ड होगा। बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ पाए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो डिस्क हर्निएशन होगा तभी तो ब्रॉड बेस्ड हुआ है। और जेल हमारा कैसे निकला हुआ है, सेंटर की तरफ निकला हुआ है। अच्छा बताइए पेशेंट की हालत कैसी होगी, बैंड बच चुकी होगी। ठीक है, उठने में, बैठने में, लेटने में बैंड बच चुकी होगी, भयंकर दर्द होगा इसको। ठीक है, सीवियर पेन, चलने में भी बहुत भयंकर दर्द, कमर में ताकत भी बहुत हद तक कम हो जाएगी। अच्छा अब हम अगर इसकी बात करें इमेज कैसी बनेगी हमारी, तो इमेज देखो ऐसी बनेगी। देखो, बताओ इमेज देख के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जल जो हमारा निकला है वो कैसे निकला है, ब्रॉड बेस, मतलब क्या हुआ है, 50% से जल बाहर निकल गया है। पोस्टेरो सेंट्रल हुआ है, पोस्टेरो सेंट्रल ही है। डिस्क हर्निएशन है। ये हमारा व्यू कैसा है, एक्सियल व्यू है। कैसा व्यू है ये हमारा, एक्सियल व्यू है, ऊपर से हम लोग देख रहे हैं। बताइए, देखो फिर से एक बार देखो, ये हमारा क्या है, ये जल है। ये जल क्या हो गया है, 50% से जल ज्यादा बाहर निकल गया है, डायरेक्शन क्या है, पोस्टेरो सेंट्रल। और हुआ क्या है, डिस्क हर्निएशन हुआ है, जल पूरी तरीके से ही बाहर है। और ये किसकी बात हो रही है, L4 L5 की बात हो रही है। बताओ बात समझ में आई। अच्छा ये बताइए स्पीड कैसी है पढ़ाने की, बहुत ज्यादा तेज तो नहीं है, चीजें आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। इतने सारे थम्स अप देख के ना दिल गदगद हो गया। चलिए चलिए आगे बढ़े, केस देखते हैं, एक और केस। अब देखो क्या लिखा हुआ है, जो पढ़ाया है, जो पढ़ाया है वही पढ़ा रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक तरीके से। ठीक ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, डॉट्स को जो हम लोगों ने पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास का ही एक तरीके से समझिए कि कंप्लीट रिवीजन हो रहा है। अब देखो ये वाला पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, L5S1। क्या हुआ है, L5S1 की बात कर रहे हैं। पैरा सेंट्रल, क्या कहाँ पे है, पैरा सेंट्रल, याद करो भैया, याद आया तो थम्स अप करिएगा तुरंत। पैरा सेंट्रल, याद आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार। कहाँ कहाँ निकला हुआ है, पोस्टीरियर साइड और लेटरल साइड के बीचों बीच 45 डिग्री से हमारा जल निकला हुआ है। और क्या हुआ है, डिस्क एक्सट्रूजन। क्या हुआ है, जल बाहर है, कहाँ पे है, एक तरफ, इसमें लिख देंगे हम लेफ्ट साइड। ठीक है, विथ कॉर्डल माइग्रेशन। बताओ कॉर्डल माइग्रेशन याद आया या दिमाग से निकल गया, कॉर्डल माइग्रेशन याद आ गया हो तो थम्स अप करिएगा तुरंत। क्या हुआ है, जल बाहर निकला और वो नीचे की तरफ लटक गया है। याद आ गया कि नहीं आ गया, जल नीचे है, आ गया, याद आया। इमेज देखें, इमेज, इमेज देखते हैं कैसे बनेगी, देखें इमेज, बताओ, बहुत बढ़िया। आपके जैसे स्टूडेंट रहे ना तो पढ़ाने में भी मजा आता है। ठीक है, आप लोग सब लोग रिप्लाई कर रहे हो, एक तरीके से ऐसा रहता है ना, सब लोग कनेक्ट हो गए कि जो बता रहे हैं बस तुरंत तुरंत आप रिप्लाई कर रहे हैं। अगर आप रिप्लाई नहीं करते तो फिर मेरे को भी इतना अच्छा नहीं लगता। अब देखो क्या हुआ था कि
पैरा सेंट्रल, देखो पैरा सेंट्रल 45 डिग्री में जल निकला हुआ है, एक तरफ हमने बता दिया है, लेफ्ट साइड बोल सकते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड की जल निकला हुआ है। और क्या हुआ था, एक्सट्रूजन हुआ था, एक्सट्रूजन होके, अब देखो ये कौन सा व्यू है, लेटरल व्यू है, ये कौन सा व्यू है, एक्सियल व्यू है। इसमें देखिएगा आप अपनी जो स्क्रीन है उसको लैंडस्केप में कर लीजिएगा। अगर वो खड़े में आप देख रहे हैं ना ऐसे करके, अगर आपका फोन ऐसे है खड़े में है तो ऐसे नहीं करना है, आप इस तरीके से रोटेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप बहुत इजीली आप कर पाओगे, ऐसे करके रोटेट में करके आप देखिए क्लास को, तो आपको थोड़ा जूम में दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा बताओ ये वाला केस समझ में आया, ये वाला केस अब आसान लग रहा है, थोड़ा थोड़ा आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि हम कर सकते हैं, हम पढ़ भी सकते हैं, चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर हो भी रही हैं। क्वेश्चंस वगैरह अभी नहीं लेंगे, कोई भी अभी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, ठीक है, क्वेश्चन हम लास्ट में लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े एक और केस की तरफ, यहाँ पे ध्यान रखिए जेल हमारा निकला, जेल हमारा निकला पैरा सेंट्रल की तरफ, ठीक है, एक्सट्रूजन हो चुका है, एक्सट्रूजन बार बार नहीं बताएंगे भाई, जेल बाहर, जब जेल रिंग्स को तोड़ के जेल बाहर निकल जाता है उसी को एक्सट्रूजन बोलते हैं, या उसी को डिस्क हर्निएशन बोलते हैं, बस बात खत्म। ज्यादा दिमाग के अंदर कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। 15-20 टर्म है, 25 टर्म है, उसको सब याद कर लीजिए, 30 टर्म है टोटल, 30 टर्म को लगातार याद कर लीजिएगा, वो बता देंगे वो, इसमें जैसे हमने ले लिया है लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब कॉर्डल माइग्रेशन हो गया, याद आया, फिर से पूछ रहा हूँ, याद आया, याद आया। देखो अब यहाँ पे देखो, ये देखो तीसरा केस, तीसरा केस शानदार है, इसमें बता दिया मैंने, आप लोग को इसमें और भी आनंद आ जाएगा। अब देखो कहाँ पे दिक्कत है, L3 L4, ध्यान से देखो, L3 L4 पोस्टेरोलेटरल, कहाँ पे है, पोस्टेरोलेटरल, कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, लेटरल साइड में, पोस्टीरियर की तरफ, डिस्क सीक्वेस्ट्रेशन, अरे भैया ये क्या हो गया, डिस्क सीक्वेस्ट्रेशन विथ कॉर्डल माइग्रेशन, और लेफ्ट साइड में हुआ है, देखो किस किस को याद आ गया कि पोस्टेरोलेटरल क्या होता है, थम्स अप करिए पहले, बहुत अच्छे। किस किस को याद है कि डिस्क सीक्वेस्ट्रेशन क्या होता है, थम्स अप करिएगा फिर से, डिस्क सीक्वेस्ट्रेशन। किस किस को याद है कि कॉर्डल माइग्रेशन क्या होता है, देखो सब कुछ आ गया, ठीक है, सब कुछ आ गया, ठीक है। अगर हम इसके क्रिटिकल केस, बिल्कुल क्रिटिकल केस है, आप इसके अंदर अपना हाथ ना डालें तो ज्यादा बेहतर। हमेशा ध्यान रखिए लैट्रिन बाथरूम जिनके भी कंट्रोल से बाहर है, और हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा कहा है दीपिका जी, कि L3 L4 में हुआ है, ऊपर की तरफ हुआ है, और सिक्वेस्ट्रेशन हुआ है, तो मतलब हालत पेशेंट की बहुत ही ज्यादा सीवियर और वर्स हो जाएगी। पॉइंट समझ पाए, इमेज देख ले, इमेज इमेज दिखाइए सर कैसी है इमेज, अब देखो इमेज ध्यान से, इमेज देखो, तीसरा केस, बहुत ही बढ़िया, देखो भाई देखो, इमेज देख लो, एक्सियल व्यू में हमारा कैसा दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ था, एक्सट्रूजन हो रखा है, ठीक है, एक्सट्रूजन हुआ है लेटरल, पोस्टेरो पोस्टेरो लेटरल वाला, पोस्टेरो लेटरल हुआ है, लेटरल साइड में जल निकला हुआ है, और एक्सट्रूजन हुआ है, एक्सट्रूजन सिक्वेस्ट्रेशन हुआ है, सॉरी सिक्वेस्ट्रेशन विथ कॉर्डल माइग्रेशन, नीचे की तरफ लटक भी गया है, और कुछ टुकड़े टूट के अलग भी हो गए हैं। तो बताओ कंडीशन कैसी होगी, हालत खराब होगी पेशेंट की। अच्छा बताओ, एक चीज मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सभी लोगों से, कि आप लोगों की समझ बन रही है या नहीं बन रही है कॉन्सेप्ट को लेके, जो रूट लेवल के जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके आपकी एक समझ बन रही है कि नहीं बन रही है। आज से पहले जैसे ये जो क्लासेस अभी हम लोगों ने करी है, ठीक है, इस क्लासेस से पहले, पढ़ाने से पहले, हमारे पढ़ाने से पहले, क्या आपकी ऐसी समझ थी, अभी जो समझ बन रही है ना, क्या पहले ऐसे आप समझ पा रहे थे कि जिस तरीके से अभी आप समझ पा रहे हैं, कि इतना आसान लग रहा है चीजों को पढ़ पढ़ के, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने भी जब किया था बहुत माथा खराब हो गया था इसको पढ़ पढ़ के करके, कैसे करके याद रखें, क्या करें क्या ना करें, क्योंकि
एक चीज पढ़ते थे तो दूसरी चीज भूल जाते थे, दूसरी चीज पढ़ रहे हैं तो पहली चीज भूल गए। ठीक है, हमें सिक्वेस्ट्रेशन भूल गए कि क्या होता है। ठीक है, हर्निएशन फिर भूल गए कि क्या होता है। ठीक है, लेकिन वो करते 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 चीजें क्लियर होती चली गई हमारे। हम लोगों ने इसी के ऊपर सबसे ज्यादा काम किया फिर बाद में। ठीक है, आप भी देखेंगे कि मैंने आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि ये सारी क्लासेस करने के बाद आप लोग एक ऐसे थेरेपिस्ट बनेंगे जिनके अंदर एक बेहतरीन समझ होगी कि कौन सा केस लेना है, कौन सा केस नहीं लेना है, ये ठीक होगा कि नहीं होगा। ठीक है, देखो भाई, सब लोगों की फीस भी बढ़ने वाली है। ठीक है, अगर आप 100, 150, 200 रुपए लेते हैं तो कम से कम 50, 100 रुपए फीस जरूर बढ़ाइएगा इस चीज को करने के बाद। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा और भी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ कि जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, जिस तरीके से आप चीजें को लेके आप बनेंगे आगे, तो आप अपनी फीस जरूर बढ़ाइएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें है क्या, नॉलेज होगी तो आप कहीं ना कहीं ऑनलाइन कंसल्टेशन करके भी, आप जैसे डेली के 2-3 ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हुए ना, आपकी 500 रुपये फीस है तो 1500 रुपये आप ऐसे ही कमा सकते हैं। ठीक है, आपको ने कोई ट्रीटमेंट भी नहीं दिया, लेकिन आपकी एक सजेशन की वजह से लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अभी एक पेशेंट से मुझे बात हो रही थी शाम को, ऑनलाइन कंसल्टेशन थी, वो कलकत्ता से बात कर रहे थे मेरे से। ठीक है, सारी चीजें मैंने उनको समझाई, आधा घंटा मैंने दिया उनको, और उन्होंने पेमेंट कर दी, मेरे को पहले ही पेमेंट कर दी थी। ठीक है, तो इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन चाहिए आपको सिर्फ नॉलेज। ठीक है, जिसके ऊपर आपको काम करना है। सही है, चीजें समझ पाए। थर्ड केस बताइए, आसान था या नहीं था समझना? हाँ जी, हाँ जी, रिपोर्ट्स में भी दिखेगी। हम लोग जब फिल्म को पढ़ना सीखेंगे तो फिल्म के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से दिखती है फिल्म के अंदर। ठीक है, ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैंने आपको लिए बनाए हैं। ठीक है, ये सेल्फ नोट्स है, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि अगर खाली हवा में दिखाऊंगा चीज़ों को तो शायद बड़ा मुश्किल होता आपको समझाना मेरे को। अगर ये नोट्स नहीं रहते तो बहुत मुश्किल रहता, आप शायद समझ भी नहीं पाते, और आप समझ भी जाते तो आप भूल जाते। एक बार फिर से, ठीक है, थर्ड केस हम लोग फिर से एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या था। थर्ड केस में देखिए किसकी बात हो रही है, L3 L4 किसकी बात हो रही है, L3 L4 पोस्टर और लेटरल, लेटरल साइड में डिस्क निकली है। डिस्क, देखिए रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है, रिकॉर्डिंग सर के पास है, इसीलिए मैंने कहा था जो आप पढ़ रहे हैं उसको तुरंत आप हाथ के हाथ याद कर लीजिए, देख लीजिए, जैसे करके अच्छा वैसे करके कर लीजिए। कॉर्डल माइग्रेशन, उसके बाद क्या हुआ है, कॉर्डल माइग्रेशन, जेल टूट के बाहर हो चुका है विथ कॉर्डल माइग्रेशन, लेफ्ट साइड हुई हुई है दिक्कत। तो इसमें आप समझने जैसा कुछ भी नहीं रह गया है मुझे लगता है। अगर आपका ये पॉइंट पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है तो थम्स अप करिएगा। हो गया, क्लियर हो गया, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। ठीक है, और एक चीज और है कि ग्रुप में आप जाके जरूर बताइएगा क्लासेस हो कैसी रही हैं, क्लासेस का फीडबैक जरूर दीजिएगा। उससे हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि क्लासेस में जो हम पढ़ा रहे हैं क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। कई बार लगता है कि हम पढ़ा रहे हैं तो शायद हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों का फीडबैक नहीं आता है, तो एक बार आप फीडबैक जरूर दीजिएगा ग्रुप में जाके कि क्लास असल में कैसी चल रही है, आपकी समझ और सारी चीजों को लेके कैसे करके आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, और ये हमारे न्यूरोथेरेपिस्ट जितने भी लोग हैं उनके लिए कितना जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी, कि ये सब चीजें अगर आपको नहीं पता होंगी, आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि आप पेशेंट को ठीक कर लेंगे। ठीक है, आप उनको समझा नहीं पा रहे हैं और आप उनको ठीक करने की बात कर रहे हैं। सही है, ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपको ये नहीं पता कि दाल चावल में जैसे एक सब्जी आपको बनानी है तो उसके अंदर कौन कौन सी सब्जी पड़ेगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं ये सब्जी बना दूंगा। कैसे बना सकते हो जब आपको पता ही नहीं है उसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं वो असल में पड़ते क्या है या होते क्या है वो इंग्रेडिएंट्स। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, ये ABCD है स्पाइन की। देखिए, मैंने एक चीज नोटिस करी थी कि ट्रेडिशनल तरीके से हम पढ़ाएंगे ना तो बात बनेगी नहीं, तो इसीलिए कुछ अपने अंदर बदलाव किया, कुछ थोड़ा सा मसाला रखा, ताकि होता है ना कि स्पाइसेस जरूरी है, थोड़ा सा बीच बीच में कुछ ऐसे स्पाइसेस, ताकि आप लोग मोटिवेटेड रहे। ऐसी कहानियां
जिस कहानियों के जरिए आप थोड़ा सा चीजों को जुड़ पाए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए भाई आगे बढ़े, अगले केस के बारे में पढ़े। फोर्थ केस। फोर्थ केस जो हमारा है वो देखिए सीधे सीधे मैंने आपकी एमआरआई रिपोर्ट के अंदर से उठाया है फोर्थ केस। ठीक है, तो फोर्थ केस ऐसा है कि आपको मजा आ जाना है इसमें, अगर आपको समझ गए तो आपको मजा आ जाएगा। हम्म, क्योंकि इसमें सब कुछ रिपीट होगा, सब कुछ रिपीट होगा इसके अंदर। ठीक है, इसमें सारी चीजें रिपीट होंगी। एक बार आप सभी लोग एक बार पढ़ लीजिए, एक बार पढ़िएगा। एक कॉल आ रही है, ठीक है, एक एक बार सभी लोग पढ़िए, 2 मिनट सभी लोग एक बार पढ़िएगा। बताइएगा और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अनूप सर प्रणाम। अनूप सर प्रणाम। हाँ बोलिए भगवान, खुश रहिए। चलिए चलिए आगे चलिए, सर, आगे आगे चलिए। आगे। चलिए करें, शुरू करें। आगे पढ़ लिया आप लोगों ने? आप कुछ बताना चाहते हैं क्या सर, पंडित जी, आप कुछ, या फिर शुरू करें क्लास को? ठीक है ठीक है, चलिए शुरू ही करते हैं। अब देखिए आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जिनको समझ में आया ये फोर्थ वाला पॉइंट जो है, ये आप पढ़ के समझ पाए, पुरानी चीजें कनेक्ट कर पाए? कितने लोग ऐसे हैं, जरा थम्स अप करिएगा, देखें जरा आप कितने थम्स अप आ रहे हैं। आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कितने लोग ऐसे हैं 30-40% भी आप समझ पाए? 30-40%, हम नहीं कह रहे 100%, 30-40%, 30% भी हमें समझ में आ गया तब भी, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हो सकता है कि आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी अब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। आप लोगों ने मेरा मोटिवेशन बढ़ा दिया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। चलिए आप आगे आगे पढ़ते हैं, समझ जाएंगे अब आप लोग, हर चीज समझ जाएंगे। अब हर एक चीज आ रही है, ठीक है, जितना भी अभी तक पढ़ा है सब कुछ इस 4 लाइन के अंदर है। करें, शुरू करें। अब देखो क्या लिखा हुआ है, L3 L4, L3 L4 लेवल शोज, क्या दिखा रहा है? L3 L4 में क्या हुआ है? डिफ्यूज डिस्क बल्ज हुआ है। क्या हुआ है? डिफ्यूज डिस्क बल्ज हुआ है, रोटी की तरह बन गया है, चारों तरफ फैल गई है। ठीक है, अभी बताया था मैंने डिफ्यूज डिस्क बल्ज। क्या हुआ है इसके साथ साथ? माइल्ड मतलब हल्का सेंट्रल डिस्क प्रोट्रूजन,
डिस्क जो निकला है हल्का सा निकला हुआ है सेंटर की तरफ, सेंट्रल की तरफ। बताओ ये बात समझ में आई है तो थम्स अप करिएगा, सभी लोग थम्स अप करिएगा। ठीक है, थम्स अप में आपके जोश होना चाहिए, सभी लोगों को करना है, ये नहीं कि एक दो कर रहे हैं, इसमें भी कंजूसी। चलो पैसे देने में मैं समझ सकता हूँ कि कंजूसी हो सकती है, ये फ्री में ये जो थम्स अप कर रहे हो इसमें भी कंजूसी कर रहे हो आप लोग। ठीक है, माइल्ड सेंट्रल डिस्क प्रोट्रूशन। ठीक है, अब इसके साथ साथ आगे क्या हुआ है, मिनिमल। मिनिमल का मतलब क्या है, हल्का, कम। लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी, हमने डिस्कस किया था लिगामेंटम फ्लेवम क्या होता है। ठीक है, लिगामेंटम फ्लेवम क्या होता है, दो मनकों को वो जोड़ के जो रखता है लिगामेंट अंदर की तरफ से, वो लिगामेंट होता है, लिगामेंटम फ्लेवम होता है। जब लिगामेंटम फ्लेवम मोटा हो जाता है तो इसी को बोलेंगे लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी। अब क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, थीकल सैक को दबा रहा है। थीकल सैक याद है आप लोगों को, किसको किसको याद है, थम्स अप करो पहले। थीकल सैक किस किस को याद है, बहुत बढ़िया, थम्स अप कम हो रहे हैं लेकिन ज्यादा होने चाहिए थे, जिस हिसाब से लोग हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से ज्यादा थम्स अप होने चाहिए थे। चलो कोई बात नहीं। थीकल सैक, थीकल सैक क्या हो रहा है, इंडेंटेशन। थीकल सैक के ऊपर क्या पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, किसकी वजह से, लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी की वजह से। अंदर की तरफ से लिगामेंटम फ्लेवम मोटी हो गई है और वो क्या कर रही है, थीकल सैक को दबा रही है। थीकल सैक क्या होती है, थीकल सैक होती है आपकी, क्या किसको बोलते हैं, आपके किसको बोलते हैं हम लोग थीकल सैक, बताइए, स्पाइनल कॉर्ड की कवर को बोलते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार, कमेंट करके बता दिया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या हुआ है, देखो बायलेटरल। बायलेटरल मैंने आपको बताया था, बायलेटरल का मतलब क्या है, बाय का मतलब दोनों तरफ, लेटरल का मतलब दोनों साइड की बात हो रही है। बायलेटरल न्यूरल फोरामेन, किस किस को याद है न्यूरल फोरामेन क्या होता है, किस किस को याद है, थम्स अप करो जल्दी से। न्यूरल फोरामेन या फोरामिनल केनाल जिसे हम लोग बोलते हैं, याद है फोरामिनल केनाल। तो फोरामिनल केनाल क्या है, जहां से रास्ता निकल रहा है, जहां से एग्जिटिंग नर्व रूट निकलती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरल फोरामेन। क्या हो रही है, वो क्या हो रहा है, नैरोइंग हो रही है। नैरोइंग का मतलब क्या होता है, रास्ता छोटा हो जाना। ठीक है, रास्ता क्या हो रहा है, छोटा हो जा रहा है। कंप्रेसिंग, कंप्रेसिंग का मतलब क्या होता है, दबाव पड़ रहा है। बायलेटरल दोनों तरफ। लेटरल रेसेस, लेटरल रेसेस मैंने आपको बताया था कि जहां से एग्जिटिंग नर्व रूट निकलती है उससे पहले का रास्ता, फोरामिनल कैनाल से पहले का रास्ता को क्या बोलते हैं, लेटरल रेसेस। तो वहां से दबाव पड़ रहा है। एंड ट्रांसवर्स नर्व रूट, ट्रांसवर्स नर्व रूट भी दब रही है, मिनिमल एग्जिटिंग, बायलेटरल एग्जिटिंग नर्व रूट। हल्का फुल्का अब्यूटिंग, अब्यूटिंग का मतलब दबाव पड़ रहा है। बायलेटरल दोनों तरफ जो नस निकल रही है, दोनों तरफ में भी हल्का हल्का दबाव पड़ रहा है। बताओ, अब हमारा 20-30% से 50-60% गया कि नहीं गया, गया। इमेज दिखा दूं, अब इसकी इमेज कैसी है, इमेज कैसी है, दिखा दें इमेज, इमेज कैसी बन रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखे इमेज, देखो भाई ये सब कुछ याद रखना कि क्या हुआ था। ठीक है, ये सब याद रखना। अब देखते हैं इमेज, देखते हैं, बोले सर इमेज दिखा दीजिए तो फिर बात बन जाएगी, सारी दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। वो देखो इमेज, ये वाली इमेज, ये इमेज कौन सी होती है, अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखेंगे तो क्या हुआ था, पोस्टेरो सेंट्रल डिफ्यूज डिस्क बल्ज हुआ था। बायलेटरल फोरामेन कैनाल जो आपकी है वो भी क्या हुई थी, नैरोइंग हुई थी। लेटरल रेसेस भी आपका नैरो हो गया था। और यहाँ पे जो आपका वो है लिगामेंटम फ्लेवम, वो भी क्या हुआ था, लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी भी हो गया था। हुआ था कि नहीं हुआ था, बताओ, हुआ था, याद आया कि नहीं आया, या सबके सबके सीटी गुल गुल हो गई। ठीक है, थीकल सैक को भी दबा रहा है। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अब टर्म याद होगा कि नहीं होगा, टर्म याद होना अब लग रहा है कि कुछ कुछ तो याद है सर, भूले तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है रिवीजन करना पड़ेगा। ये तो अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि रिवीजन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, लग रहा है, रिवीजन नहीं करेंगे तो बात नहीं होगा, बात नहीं बनेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैम, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, रिवीजन करिएगा आप लोग बहुत जबरदस्त तरीके से। फोर्थ वाला केस एक बार मैं दोबारा से पढ़ के आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए चीजें कितनी ज्यादा आसान बनाई गई है आप लोगों के लिए।
मैंने आप लोगों से कहा था कि क्लास के लास्ट में आपको लिंक भी शेयर करूंगा मैं, ठीक है, उनको एक बार याद दिला दीजिएगा। ठीक है, जब व्यक्ति क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे होंगे, जाना मत, जो व्यक्ति चला जाएगा उसको लिंक नहीं मिलेगी। ठीक है, लास्ट तक आज बने रहना, बहुत सारी चीजें आज लेकर जाओगे। एक बार फिर से पढ़ते हैं, L3 L4 की बात हो रही है। ठीक है, लेवल शोज क्या हो रहा है, डिफ्यूज डिस्क बल्ज हुई है, माइल्ड सेंट्रल डिस्क प्रोट्रूजन हुआ है, एक्सट्रूजन नहीं हुआ है, मतलब सीवियर नहीं है केस। मिनिमल लिगामेंटम फ्लेबम हाइपरट्रॉफी हुई है, ये लिगामेंटम फ्लेबम क्या हुई है, मोटी हो गई है, कॉजिंग थीकल सैक को दबा रही है। बायलेटरल न्यूरल फोरामिनल कैनाल क्या हो रही है, नैरो हो रही है, और कंप्रेसिंग बायलेटरल रेसिस। ठीक है, बायलेटरल लेटरल रेसिस, एंड ट्रांसवर्स नर्व रूट को भी दबा रही है और एग्जिटिंग नर्व रूट को भी दबा रही है। चीजें बहुत ही ज्यादा क्लियर सिंपल, दिमाग के अंदर बिल्कुल इमेज बन जानी चाहिए आपके झट से। ठीक है, चलो भाई आगे लास्ट केस डिस्कस करते हैं, आज के दिन का लास्ट केस क्या है भाई। लास्ट केस के अंदर हमारा लास्ट का केस, देखो भाई देखो, सभी लोग एक बार देख लीजिए किसकी बात हो रही है, L5S1 की बात हो रही है। डेसिकेटेड आ गया टर्म, डेसिकेटेड क्या है इसका मतलब, जो डिस्क है ना वो पतली हो गई है। डिस्क जो पहले इतनी मोटी थी अब वो पतली हो चुकी है, जिसकी जो मोटाई है वो मोटाई पतली हो गई है। डिस्क के अंदर का जो पानी है वो पानी कैसा हो गया, सूख गया है। डेसिकेटेड, डिफ्यूज डिस्क बल्ज क्या हो रहा है इसकी वजह से, इंडेंटेशन ओवर द थीकल सैक के ऊपर दबाव पड़ रहा है। थीकल सैक किसे कहते हैं, एक बार याद करिए फिर से, थीकल सैक किसको कहते हैं, कमेंट्स में आके बता सकते हैं आप लोग, थीकल सैक किसको, जल्दी से कवर, बिल्कुल सही कहा विशाल जी ने। किसका कवर है, स्पाइनल कॉर्ड का कवर जो रहता है, हम लोग उसको क्या कहते हैं, थीकल सैक कहते हैं। थीकल सैक के ऊपर क्या पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, किसका, डिस्क का दबाव पड़ रहा है, विथ माइल्ड नैरोइंग ऑफ द बायलेटरल न्यूरल फोरामिनल कैनाल जो है वो भी कैसी हो रही है, नैरोइंग हो रही है, लेकिन नो एविडेंट नर्व रूट कंप्रेशन नहीं हो रहा है। लेकिन भैया इसमें पॉजिटिव साइड है ये हमारा, वो किसी भी तरीके का, देखो फोरामिनल कैनाल जो है वो नैरो तो हुई है, लेकिन इतना ज्यादा नैरो नहीं हुई कि बिल्कुल वो दबाव पड़ जाए इसके ऊपर। इमेज बन गई दिमाग के अंदर। बताओ ये वाला पॉइंट आप लोगों को कितने परसेंट समझ में आया, कमेंट्स में जरा आके बताना, जितना आया कितना परसेंट समझ में आया, 50%, 60%, 70%, 100%, देखे जरा 100% कितने लोग हैं, देखे जरा, देखे 100% कितने हैं जो बोलते हैं सर 100% आ गया, कमेंट कर दो, थम्स अप मत करो, देखे जरा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कुछ लोग बोल रहे हैं 40%, 80%, 101% भी है, अरे बाप रे बाप। कपिल शर्मा बोल रहे हैं 50%, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, 100%। अमित जी बोल रहे हैं बहुत बढ़िया 55%। देखिए जो लोग भी 50% है, 40% है, आप लोगों को किसकी जरूरत है, रिवीजन की जरूरत है। आप लोग लगातार क्या करना है, चीजों को रिवाइज करते रहना है, जो भी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, यूट्यूब के अंदर हमारी मल्टीपल वीडियोस है, बहुत लंबी वीडियो बनाई है, 40-40 मिनट की, 45 मिनट की। ठीक है, तो उसको भी आप जाके देखेंगे तो आपको बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, रुक जाओ, मेरे को 1 मिनट का समय देंगे, मैं उसको भी देखता हूँ। और तब तक ये वाली इमेज को आप देखिए। ठीक है, इमेज को देखिए, 5वें नंबर की इमेज है। ठीक है, ये 5वें नंबर वाली इमेज है, हल्की सी डिफ्यूज डिस्क बल्ज हुई है, लिगमेंटम फ्लेबम हाइपरट्रॉफी हुई है, और ये कर रही है कैनाल को नैरो तो कर रही है, लेकिन इतना ज्यादा नैरो नहीं कर रही है कि वो क्या करे, नर्व को दबाने लगे, है कि नहीं है। कुछ लोग बोले 30%, कोई बात नहीं, जो लोग 10%, 20%, 30% या 50% या 5% भी है, तो आप ये मत सोचिए कि हम नहीं कर पाएंगे, आप बिल्कुल कर पाओगे। हाँ ये है, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, 50% वाले भी 100% तक पहुंचा देंगे। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, ये केस क्रिटिकल नहीं है, ये केस को आप नॉर्मल तरीके से ठीक कर सकते हैं। ठीक है नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लाइन में आप लोग बने रहिएगा। ये अब थोड़ा सा बताइएगा, जितना आज की क्लास में पढ़ाया है उसमें से मतलब होता है ना कि मतलब कितना परसेंट आप लोगों को समझ में आया।
जैसे 50%, 10%, 20%, कितना बताइएगा जरा जल्दी से। 60-70%, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने आपको एक लिंक शेयर किया है। मैंने अपने मैसेज को ना पिन कर दिया है, वो मैसेज आपको ऊपर की तरफ आ जाएगा चैट बॉक्स में, आता है। सभी लोग ये इस क्लास को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। बहुत यही जो आप बोल रहे हैं ना, 30%, 40%, 50%, इस क्लास को करने के बाद, क्योंकि बेसिक वाला पार्ट इसमें नहीं है, लेकिन बेसिक के बाद वाला पार्ट मैंने इसमें बहुत सारी चीजें बताई है, ठीक है। सबको फ्री में दे रखा है इसमें, ये हमारा था प्रीमियम कंटेंट था, लेकिन हम लोगों ने दे रखा है, ठीक है। अगली बार हम लोग इसको जरूर रिवाइज करेंगे और भी चीजों को समझेंगे, गहराई से समझेंगे। एक बार आप इस क्लास को भी देखिएगा, चीजें, लिंक आप देखिए, चैट में जाइए, चैट में देखिए ऊपर पिन कर रखा है। आ रहा है क्या अनूप जी, आ रहा है क्या, बताइएगा जरा अनूप जी। चैट में बताना जरा, आ रहा है जी क्या ऊपर। आ रहा। आ रहा है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देख लेना आप लोग, ठीक है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। एक मिनट मैं पिन कर देता हूँ फिर से। एक बार तुम पिन कर देना उसको। सही है भाई, आज की क्लास के लिए अंदर इतना ही रखते हैं। कुछ किसी के अगर कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं तो थोड़े क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। आज की क्लास से रिलेटेड ही क्वेश्चंस रखिएगा, ठीक है। मैं चैट में एक बार लिंक फिर से एक बार भेज रहा हूँ। हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। पिन है। हो गया ना, ठीक, ठीक, ठीक है भाई। क्लास के लिए बस इतना ही। और अब कुछ क्वेश्चन अगर लेने हैं किसी से। हाँ अनूप सर भी है तो अनूप हाँ जी, सर हाँ जी, है। ठीक है, क्योंकि ना मैं अब लंबा क्लास ले नहीं पाऊंगा, हाँ हाँ कोई नहीं सर। क्योंकि अब मेरे को थोड़ा सा एक जगह से फोन आया है, थोड़ा सा इमरजेंसी में थोड़ा सा दिक्कत हो गई, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस अगर मैं एक दो क्वेश्चंस के जवाब दे सकता हूँ, हम्म। ठीक है, ले लो हाँ ये क्वेश्चंस। लोग माइक ऑफ रखेंगे। अनूप सर का पहले माइक ऑन रहेगा। अनूप सर आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं आज की क्लास लेके, उसके बाद फिर हम लोग कुछ कुछ क्वेरीज ले सकते हैं आज की क्लास से लेके। ये आवाज आप लोग आवाज सुन सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अनूप जी नमस्कार, कैसे हैं आप। नमस्कार जी, नमस्कार। ये देखो बदमाश लोग खड़े हैं, दोनों लड़ रहे झगड़ रहे हैं और मेरे को देखने नहीं दे रहे, हाँ इसलिए मैंने माइक बंद करके रखा था। और आज का टॉपिक बहुत अच्छा रहा है, जानदार रहा है। आपने बेसिक से भी बेसिक बताए हैं आज जिसके के बारे में। और मेरे ख्याल से सभी न्यूरोथेरेपिस्ट को कम से कम जो जीरो भी रहा होगा वो तो हीरो ही बन गए होंगे आज का टॉपिक देख के। और ये बहुत ही अच्छी पहल है कि ऑनलाइन माध्यम में इतने सरलता से आप सबको बता पा रहे हैं। और खुद मैं आज स्टूडेंट बन के बैठा हूँ, आज एक शब्द नहीं निकाला हूँ और मजा आ रहा था। और चलो जैसे भी है, और जो भी क्वेरी है स्टूडेंट से ही पूछेंगे, उनका क्या है जी 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 बताने का प्रयास करेंगे। जी जी, ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, ठीक है। और कोई कुछ पूछना चाहता है क्लास के अंदर तो आप पूछ सकते हैं। सौरभ ले लो क्लास, कुछ क्वेश्चंस ले हाँ लेते हैं, दो तीन क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, फिर अनूप जी ले लेंगे क्वेश्चंस। हाँ ठीक है। मैं जिनका नाम लेता हूँ ना, जो हैंड रेस किए, वो एक एक करके अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले सत्यर जी, आप कर सकते हैं अपने आप को अनम्यूट, अगर आज से रिलेटेड, आज की क्लास से रिलेटेड आपकी क्वेश्चन है तो। ओके। नेक्स्ट महेश जी, आप अपने आप का अनम्यूट कर सकते हैं। क्षमा चाहेंगे, उनको म्यूट थे, अभी हमने अनम्यूट किया है। सत्या जी, अच्छा अच्छा ठीक है। मैंने तो अनम्यूट कर दिया था सबको। अभी अभी हमने किया। जी अच्छा बोलिए। अच्छा।
सब्यसाची, स्वामी जी, महाराज जी, लगता म्यूट है वो। म्यूट है सर, वो म्यूट है। नहीं नहीं म्यूट नहीं है, महेश चौहान जी। महेश जी, ओके अभी नहीं। नेक्स्ट अशोक जी, आप अपने आप कर सकते हैं। सर नमस्कार सभी को। जी नमस्ते। नमस्कार। सर ये रिवीजन के लिए कैसे करें सर, क्या मिलेगा रिवीजन पे? ये क्लास तो मतलब एक दो दिन में मिलेगी, इतना पहला वाला भूल जाएंगे। नहीं, रिवीजन के लिए ना हम लोग भी आगे की क्लास जो रहेगी वो उसमें भी हम लोग रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि शुरू से आप नोट्स बना के चलिए, ठीक है। अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं, मेरे पास पूरे नोट्स रहते और मैं किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहता, ठीक है, कि क्लास हमें मिलेगी या उसमें हम लोग सारे नोट्स बना के और फिर हम उसी चीज को बार बार दूसरी वीडियोस कौन कौन से टॉपिक, क्योंकि इसमें होता क्या है, हमें पता होना चाहिए देखना क्या है। जब आपको ये पता है तो आप बहुत इजीली आपके लिए आसान हो जाएगा। आगे सर के ये लिए हम लोग क्या वीडियो करें, मिल जाएगी ना सर, ये मतलब ये यूट्यूब के वीडियो अंदर जो हमें मिल नोट्स जाएगी, बनाए सर? मिल जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, ये मिल जाएगी आपको, ठीक है। और ये वाली जो जो मैंने अभी आपको लिंक भेजा है, ये हमने जैसे ऑफलाइन क्लास जब मैं लेता था यहाँ पे, हमारे यहाँ पे, तो ये वो वाली क्लास एक रिकॉर्ड करी है, ठीक है। तो एक बार आप देखिएगा, काफी सारी चीजें उसके अंदर कनेक्ट करके आपको मिलेगी। धन्यवाद सर। नेक्स्ट काशी जी, अगर आपका आज का रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते जी, बताइए। सर आपने आज बहुत अच्छा से डीप लेवल पे थोड़ा हम लोगों को नॉलेज मिला सर। लेकिन जो आपने आज 4-5 जो नंबर का जो 8 नंबर या 7 नंबर ऐसा था कुछ, उसमें कंफ्यूजन रह गया था। और जो रिपोर्ट रीडिंग में 5 नंबर वाला सर, एक बार थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन रह गया था सर। तो आप उससे में मार्क कर करके थोड़ा सा बताएंगे वो जैसे 5 नंबर में क्या क्या टर्म था, और 5 नंबर में जो जो फोटो पे मार्क करके एक एक चीज, एक एक जैसे टॉप उसमें लाइन था। मैं आपको बता रहा हूँ काशिश जी, जी जो मैंने अभी आपको वीडियो भेजी है ना, एक बार आप कंप्लीट उसको देख लीजिए, ठीक है। 40 से 45 मिनट की वीडियो है और उस वीडियो में इधर उधर की कोई बात नहीं हुई है, सिंपल, इतना सिंपल तरीके से चीजों को रखा है। एक बार आप पहले उसको देख लीजिए, आप फिर आज के जितने भी लोग हैं, ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, 190 लोग हैं, आप एक बार जाके देखिए चीजें कैसे करके बताइए, क्या कनेक्ट करेगा, कौन कौन से डॉट्स हैं। देखो इसमें क्या है ना, डॉट्स को कनेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग डॉट बिखरे हुए हैं, क्योंकि उसमें इमेज बनती नहीं है, दिमाग में इमेज वीडियो बनती नहीं नहीं मिला है। है। इनिशियल फेज में है आप लोग, है ना। देखिए आपको मैसेज के अंदर आपको वो भेज दिया है लिंक, एक बार और मैं आपको भेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जितने भी लोग हैं, लिंक को आप सेव कर लीजिएगा, ठीक है। और धन्यवाद सर। आगे आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, नवनीत जी, आपका क्वेश्चन जो है वो आगे की क्लास में हम लोग लेंगे, ठीक है। और ठीक है, आज के लिए तो बस इतना ही रखते हैं। और कोई है, कोई क्वेश्चन? महेश जी, अगर आप कर सकते हैं अपने आप को म्यूट, अगर आपके क्वेश्चन है तो। आपने हैंड रेज किया है। जी सर, आज के लिए इतना ही। ठीक है, मैं रखता हूँ, बस मेरे को निकलना है थोड़ा सा, ठीक है। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो अनूप जी भी हैं, पंडित जी भी हैं, वो ले लेंगे क्वेश्चन, हाँ ठीक है। लास्ट में मैं एक बार और लिंक को शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, ओके, बाय, सभी को बाय, ठीक है, और जय सिया राम। श्री राम सर। अनूप सर या पंडित जी। हाँ, बोलिए भगवान। आइए, अब आपकी बारी आ गई है, सभी लोग दर्शन के लिए बेताब है आपके। हम लोग आप सभी के दर्शन करने के लिए आए हैं, और आज हम खुद श्रोता बन करके ही बैठे हैं। नॉलेज यहाँ पर भी मिले, ले लेना चाहिए, चाहे कितना भी आप नॉलेज लेकर क्यों ना बैठे हो, है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जो मिस हो जाते हैं नॉलेज के अंदर, वो हमको वापस मिल जाता है। तो उसी सर तरीके नमस्ते। से नमस्कार जी। कुछ सवाल है आप लोगों का? फर्स्ट रेखा जी, आपने हैंड रेज किया है, तो आप पूछ सकते जी सर, आज बिंदु सर ने बहुत अच्छे से समझाया डिस्क बल्ज कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं। सर जैसे हम जैसे पैर फिसलता है
तो हमारा जो डिस्क थोड़ी सी कंप्रेस हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कमर को सक गई। फिर उसके साथ साथ सर हाथ भी, जैसे हमने टेका, कोहनी भी टेकी, अंगूठा उंगली, मतलब एक्सीडेंटली वो तो होता ही होता है, साथ में हाथ पैर दोनों, और वो बहुत दिन तक वो उनका दर्द रहता है। तो सर उसको कैसे मैनेज करें, उसको कौन से फॉर्मूले से ठीक करें कि तुरंत में तो आराम लगे, बाकी तो फिर बाद में देखना है। कभी कभी क्या होता है, अगर डिस्क बल्ज नया नया है तो ज्यादा तकलीफ नहीं होता, अगर वो ज्यादा दिन हो जाता है तो उस डिस्क के दबाव से, जो आपको बताया था ना, दो वर्टिब्रा को जोड़ने वाला लिगामेंट, जिसे हम लोग लिगामेंट फ्लेबम बोलते हैं, है ना, उनमें दबाव पड़ने से वो सफोकेटेड होता है, सफोकेशन और सफोकेशन की वजह से वो सूज जाता है। उसी सूझा हुआ कंडीशन को हम लोग हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, अपने साइज में बढ़ जाता है, साइज में बढ़ जाने की स्थिति को हाइपरट्रॉफी, ठीक है। तो एक ही होता है। अब डिस्क बल्ज अगर ज्यादा दिनों तक अगर कोई भी मसल को दबाएगा, या स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर का कवर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिंजस, और यहाँ पर डिस्क की भाषा में क्या बोले हैं, थिकल सेक, ठीक है। मेनिंजस बोलो या थिकल सेक, या उनको बोलते हैं एपिड्यूरल। स्पाइनल कॉर्ड का जो ऊपर का जो कवर होता है ना, जिसे क्या बोला गया है, थिकल सेक या एपिड्यूरल, है ना, उसके ऊपर अगर ज्यादा दिन तक अगर दबाव रहेगा, तो आपको मालूम है स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाला जो स्पाइनल नर्व है, स्पाइनल नर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्व भी बोलते हैं। तो उसके माध्यम से जो शरीर के टारगेट एरिया में जो सिग्नल जाना चाहिए वो प्रॉपर नहीं जा पाता, दबाव की वजह से, एक फैक्टर। अगर डिस्क ज्यादा समय तक दब करके एपिड्यूरल कवर को अगर दबाए या थिकल सेक को दबाए, तो ज्यादा दिनों तक दबावने से इसमें एक ना घाव जैसा बन जाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीजन, क्या बोलते हैं, लीजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और वो घाव या लीजन जो है वहां पर जलन का काम करेगा, दर्द का काम करेगा, ठीक है। तो उस स्थिति में सबसे पहले आप उनको इंजरी ट्रीटमेंट देना है। क्या देना है, इंजरी। मगर इंजरी के पहले आपको ये ध्यान देना है कि ये डिस्क बल्ज हुआ क्यों है। तो डिस्क बल्ज होने का सबसे पहला रीजन है डीजनरेशन। क्या, डिजनरेशन। और डिजनरेशन होने का सबसे पहला रीजन, उनका भी रीजन है, तो डिजनरेशन होने का मेन रीजन क्या है, एसिड का बढ़ना, एसिडोसिस। और एसिडोसिस क्यों हुआ है, ब्लड सप्लाई की कमी, सबका रीजन है, सबका रूट है। प्रिकर्सर बोलते हैं ना, प्रिकर्सर। तो आप लोग सिर्फ प्रिकर्सर को ध्यान देना, पहले का अवस्था। तो अब कहाँ से चालू हो गया, कहाँ से चालू हो गया, ब्लड सप्लाई की कमी, एसिड बढ़ा, एसिड बढ़ने के बाद डिजनरेटिव चेंजेस हुआ, डिजनरेशन कंडीशन की वजह से वहाँ के मसल्स कमजोर हो गया, लिगामेंट कमजोर हो गया, वर्टिब्रा बैठने लगा, वर्टिब्रा बैठा तो गद्दी पे दबा हुआ, गद्दी पे दबा हुआ तो डिफ्यूज होकर के फैल गया, जिसको डिफ्यूज बल्ज बोलते हैं। अंदर का जो लिक्विड होते हैं, न्यूक्लियस पल्पोसस, उनके ऊपर प्रेशर पड़ा तो अंदर का जो रिंग होता है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एन्यूलर, क्या बोलते हैं, एन्यूलर फाइब्रोसस। उस रिंग का क्या नाम है, एन्यूलर फाइब्रोसस, टूट जाता है। और टूट करके जो सेंटर में जो लिक्विड होता है, कौन सा, न्यूक्लियस पल्पोसस, वो है बाहर निकल जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोस्ट्रूशन के नाम से जानते हैं। रिंग टूट करके लिक्विड बाहर निकल जाते हैं, हर्निएशन के नाम से जानते हैं। ज्यादा समय तक डिस्क में दबाव पड़ेगा, और बाकी लिगामेंट पर भी दबाव पड़ेगा, एपिन्यूरल पर भी दबाव पड़ेगा, है ना। और ये इनके अंदर का जो गैप होता है ना, नर्व जहां से निकलते हैं, इनके अंदर का जो स्पेस रहता है ना, वो भी पैक हो जाता है कई बार। तो उसके वजह से सब तकलीफ आता है। तो आप लोग अगर बेसिक देखेंगे पेशेंट का, तो पेशेंट का सबसे पहले क्या देखोगे, डायग्नोस्टिक पॉइंट पे क्या देखोगे, डायग्नोस्टिक पॉइंट चेक करना तो भूलेंगे नहीं। हमारे न्यूरोथेरेपी का पहला सिद्धांत क्या है, डायग्नोस्टिक पॉइंट चेक करना, है ना। तो इसमें सबसे पहले एब्डोमेन चेक करना, एब्डोमेन गड़बड़ी मिलेगा तो पहले पेट चेक करना। म्यूकस जीरो में दर्द है तो बिल्कुल ही एसिड बढ़ा हुआ है, डिजनरेटिव चेंजेस आया है, उनको ठीक करना। और अगर डिस्क बल्ज की वजह से अगर ज्यादा समय तक अगर लीजन बन गया है, कहाँ पे, थिकल सेक पर लीजन बन सकता है, लिगामेंट फ्लेबम पर भी लीजन हो सकता है, तो उनको ठीक करना है, तो इंजरी, ठीक है। तो ये 3 बेसिक फार्मूला आपको माइंड में सेट करना है, एब्डोमेन, एसिड, इंजरी। इसके बाद नर्व का कवरिंग डैमेज हो गया है, लीजन हो गया है, तो उनके रिकवरी के लिए नर्व के माइलिन शीथ को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेनिंजस को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर मिनरलाइजेशन, प्रॉपर विटामिन की जरूरत पड़ेगा, है ना। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके ट्रीटमेंट लेना है। और आपके केस में जो पेशेंट है उनका पूरा प्रॉपर हिस्ट्री लेना है, केस हिस्ट्री,
जब तक आप केस हिस्ट्री प्रॉपर नहीं लोगे तो कैसे पता चलेगा कि कारण क्या है। आपने डायग्नोस्टिक पॉइंट चेक किया मगर ये पूछा नहीं कि आप गिरे थे कि नहीं गिरे थे। आप पेशेंट गिरने की वजह से इनका सब तकलीफ आया हुआ है और आपने उसके पर डायग्नोस्टिक पॉइंट देकर के आपने डायग्नोस्टिक पॉइंट के आधार पर ट्रीटमेंट दिया और उधर हुआ है एक्सीडेंट, गिरा हुआ है। तो सबसे बेसिक फंडा क्या है न्यूरोथेरेपी में, अगर कोई व्यक्ति अगर एक्सीडेंट हुआ है, गिरा हुआ है, तो आप ऐसी ट्रीटमेंट भूल करके पहले क्या दोगे, इंजरी ट्रीटमेंट देना, है ना। ये सब बेसिक चीजें को आपको न्यूरोथेरेपी में समझना है, जानना है। और इनका भी टर्म है, पहले कौन से टर्म को फॉलो करना, फिर इसके बाद कौन से टर्म को फॉलो करना, फिर इसके बाद कौन से टर्म को फॉलो करना। ये न्यूरोथेरेपी भी हमको सिखाता है कि कौन से कंडीशन को पहले हमको ठीक करना है। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि अगर इसमें लीजन लिखा हुआ है, रेसेस दबा हुआ है, तो निश्चित रूप पर वहां पर एक इंजरी बन जाता है, अंदर घाव बन जाता है और उस घाव को ठीक करना पहले जरूरत है। तो वहां पर मिनरलाइजेशन चाहिए, वहां पर इलेक्ट्रोलाइट चाहिए और इलेक्ट्रोलाइट और मिनरलाइजेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, इंजरी ट्रीटमेंट। ठीक है, अब कोई दिन इंजरी ट्रीटमेंट देने के बाद फिर आप एसिड ट्रीटमेंट देना, तो वहां पर एसिड कम होता जाएगा। फिर ब्लड सप्लाई देना, एक हफ्ता तो इंजरी ट्रीटमेंट देना ही देना है, फिर वहां का एसिड निकालोगे। फिर इनके बाद जो एरियाज है कमर के एरियाज में है तो आप वहां पर ब्लड सप्लाई पहुंचाओगे। ठीक है, या ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचाओगे तो आप न्यू जीन्स फार्मूला दे करके जो फिजिकल पॉइंट देंगे तो उसके माध्यम से भी वहां का जो टिश्यू है उनमें रक्त संचार बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा और वो अपने आप फिर शरीर को हील करेगा, अपने कंडीशन को, अपने जगह को ठीक करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये आप टर्म को समझना कि हमको कौन से टर्म को पहले फॉलो करना है। चलिए नेक्स्ट। हेलो, प्रणाम सर। हाँ जी, खुश रहिए। हाँ सर, ये कह रहे हैं कि अगर उनका नर्व्स कंप्रेस हुआ, कंप्रेशन है, अब एक शब्द आगे कंप्रेशन है ना। तो जब भी कंप्रेशन आता है, कहाँ पर कंप्रेशन आया है, नर्व रूट पे कंप्रेशन आया है। ठीक है, तो न्यूरोथेरेपी में कंप्रेशन को सबसे पहले ठीक करना है, तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रीटमेंट है, 15 लेफ्ट मेडुला 6 लेफ्ट स्ट्रिट। ये ट्रीटमेंट देने के बाद कंप्रेशन की वजह से वहां पर दबाव आया है, घाव बना है, तो उसके बाद इंजरी ट्रीटमेंट देना। ठीक है, आगे आप बोलिए क्या है। आप अगर कंडीशन देखेंगे, आप तीसरी आंखों से देखेंगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कंप्रेशन हुआ और लीजन ना हुआ ये बहुत कम होता है। 99% लोगों में कंप्रेशन के साथ लीजन आता ही है, रेसेस आता ही है, घाव बनता है। आप नहीं देखे होंगे, आप कभी कभी गलती से दरवाजे के बीच, चौखट और दरवाजे के बीच में अगर उंगली रखे और दरवाजा अचानक किसी ने बंद कर दिया तो उंगली दबता है। तो उंगली दबता है तो तुरंत दर्द नहीं होता, मगर बाद में दर्द होता है। और अब देखोगे तो उंगली के चारों तरफ एक निशान पड़ जाता है, सर्कुलर निशान पड़ जाता है और दबाव पड़ जाता है। ठीक है, आपने देखे होंगे। और वही दबाव क्या है, एक चोट बन जाता है, कई बार तो घाव बन जाता है। तो ये डिस्क की वजह से भी हमारे लिगामेंट पे या न्यूरल जो एपिड्यूरल जो कंडीशन है उसमें भी घाव बन जाता है। तो उनको आपको समझना है। और इसमें लिखा रहता है, कई सारे एमआरआई रिपोर्ट में आप देखेंगे लीजन शब्द लिखा रहेगा। ठीक है, तो लीजन का मतलब आप लोग ध्यान देना, वो डिस्क बल्जे की वजह से, दबाव की वजह से यह वहां पर घाव बन गया है। तो उनको ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले कंप्रेशन दूर करेंगे। कंप्रेशन है तो 15 लेफ्ट मेडुला 6 लेफ्ट स्ट्रिट इनटू 3 ट्रीटमेंट। इनके बाद वहां पर इलेक्ट्रोलाइट पहुंचाना है तो इंजरी ट्रीटमेंट देंगे, 62 फिंगर गॉल लीवर, और इनके बाद पूरा गॉल लीवर थाइमस चेस्ट का टेस्ट करना। ठीक है, अब अगर वहां पर जलन भी है, एसिड बढ़ा हुआ है, तो जलन किस लिए होता है, एसिड बढ़ने की वजह से, तो वहां पर हमने लैक्टिक एसिड डालना है। इंजरी ट्रीटमेंट के बाद लैक्टिक एसिड डालना है। ठीक, अब इनके बाद thank you, घाव जो वहां के मसल्स या टिश्यू डैमेज हुआ है, तो डैमेज हुआ टिश्यू क्या एक सेल ही है, तो सेल का रिपेयरिंग कौन करेगा, किनके माध्यम से होगा, प्रोटीन के माध्यम से। तो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कौन संभालता है, फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड डाल सकते हो, जो कवरिंग को भी स्ट्रेंथ देगा, प्रोटीन का भी मेटाबॉलिज्म सुधारेगा। ठीक है, और कमर के एरिया में है तो न्यू जीन्स फार्मूला दे दीजिए। फिर इनके बाद आप बेसिक जो फिजिकल पॉइंट है अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये अप्लाई करिए। ज्यादा रगड़ के नहीं देना, हल्का सा देना, हल्का से एमआरटी देना, हल्का सा ब्लड सप्लाई देना, हल्का से साइटिका सेटिंग देना।
ठीक है, ये ट्रीटमेंट आप एक ही ट्रीटमेंट देने के बाद आप पेशेंट से फीडबैक पूछना। जो पेशेंट को 4 लोग उठा के लाते हैं ना, ऐसे पेशेंट भी एक ही ट्रीटमेंट से अपने आप उठ जाते हैं। मेरे पास कम से कम 3-4 केसेस इसी फार्मूले से ठीक हुआ है, जो जिसे 4 लोग उठा करके लाए थे। ठीक है, और ये एकदम लेटेस्ट फार्मूला है। ठीक है, कि आपको कहीं मिले या ना मिले, मगर ये फार्मूला आप नोट करके रख लीजिए। आज के लिए ज़्यादातर यही फार्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग, क्लिनिक में भी हो चाहे आप लोगों को भी हम लोग ट्रीटमेंट सपोर्ट देते हैं तो यही फार्मूला देते हैं। आप लोग भी अप्लाई किए होंगे तो आप अपना फीडबैक दीजिए। ठीक है, और अगर फीडबैक जितना ज़्यादा मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर आगे इस फार्मूला को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। सर एक बार रिपीट करिए ना सर। ग्रुप में चेक कर देंगे इसको। ठीक है, ओके सर। हाँ, ग्रुप में डाल देंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट अजीत जी, अपने अकाउंट सर सर हाँ, अगर डिस्क बंद हो गया तो पहले एसिड देंगे ना? तो डिस्क बल्ज का कारण पहले समझेंगे ना। कारण किस वजह से आया है, मैंने 2-3 टर्म बताया था। या तो एक्सीडेंटल हो सकता है या तो एसिडोसिस हो सकता है। ठीक है, तो दोनों में प्राथमिकता क्या है वो आपको देखना। अगर एक्सीडेंट हुआ है तो पहले एसिड ट्रीटमेंट नहीं देना। अगर एक्सीडेंट के कारण या चोट लगने की वजह से आया है तो पहले इंजरी ट्रीटमेंट देना, फिर बाद में आप एसिड ट्रीटमेंट अप्लाई करना। ठीक है, कम से कम 1 हफ्ता तो इंजरी ट्रीटमेंट दीजिए, फिर इनके बाद आप एसिड ट्रीटमेंट अप्लाई कर सकते हो। और सर किसी का पेट उठाने से उसको भी इंजरी? हाँ हाँ, वो भी जर्क है ना, जर्क लगने की वजह से आया है। स्पाजम है तो स्पाजम में इंजरी काम करेगा। ओके सर अगर किसी को मसल सर किसी को अगर डीजनरेशन है पर एसिड पॉइंट में डिजनरेशन है, दर्द नहीं। डिजनरेशन हुआ है ना तो एसिड बढ़ने की वजह से आया है, तो पहले एसिड ट्रीटमेंट देने के बाद ना लास्ट में 1 थायराइड 9 सेकंड ऐड कर देना। सर अगर एसिड पॉइंट में पेन नहीं है और डीजनरेशन है तो फिर? तो कोई बात नहीं, डिजनरेशन वो एसिड के सिम्टम्स है। ओके। हाँ, सर next। जैसे स्पाइन में एक बात और ध्यान देना, कभी कभी देखिए, कभी कभी डिजनरेशन जो होता है ना ऑटोइम्यूनिटी कंडीशन में भी आता है। ऑटोइम्यूनिटी समझ गए, जब हमारे शरीर के इम्यून सेल इन्फेक्शन से लड़ने वाला जो सेल्स होता है ना वो हाइपर हो जाता है। तो हाइपर होने की वजह से क्या होता है, वो हमारे ब्लड कैपिलरी और सेल के बीच में ना रेसिस्टेंट का काम करता है, बैरियर का काम करता है। और उस बैरियर की वजह से ब्लड के माध्यम से जो सेल को मिलना चाहिए प्रोडक्ट वो नहीं मिल पाने से वो जो सेल्स है वो प्रॉपर काम नहीं करता, जिसकी वजह से उनमें हानि होना चालू हो जाता है। ये क्या लिखा रहे हो, बंद कर चलो उधर से। तो यहाँ पर ऑटोइम्यूनिटी को भी एक फैक्टर मानना। ठीक है, डिजनरेशन में एक फैक्टर है ऑटोइम्यूनिटी। इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो आप इसमें पेशेंट से पूछेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। या उनका ANA है ना, वो आप चेक करवा लेना। हाँ, क्या बोले? एक पेशेंट सर, उसको कुछ दिन पहले बुखार हुआ था। हाँ और उसका ESR 19.4 था और यूरिन टेस्ट भी कराया था तो उसमें ना वो पस से ला इन्फेक्शन रहा आया। था। हाँ, तो और इन्फेक्शन आया और इसमें ना इम्यूनिटी हाइपर हो गया और वो ऑटोइम्यूनिटी के कंडीशन से डिजनरेशन आया है। ठीक उसे है, कुछ दिन के बाद सर ना उसका स्पाइन में है ना वो पेन आया और ना वो बाद में एक्सरे वगैरह कराने के बाद आया कि ना उसका स्पाइनल में मतलब कि स्टोनेसिस हो गया L4 L5 में। केनाल स्टेनोसिस भी हो गया। जी, स्पाइनल डिस्क वो थोड़ा सा ना थिकनिंग हो गया है, वो मतलब कि स्पेस कम हो गया है। तो सर उसको कैसे रीजनरेट फिर करेंगे वापस? रिजनरेशन के लिए आपको उस टर्म को समझना है। सबसे पहले इन्फेक्शन की कंडीशन आया। ठीक है, अगर इन्फेक्शन का कंडीशन है तो इन्फेक्शन को तो ठीक करना है, मगर यहाँ पर हाइपर इम्यूनिटी आ गया है तो डिजनरेटिव चेंजेस आ गया है, तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट काम करेगा। क्या करेगा? इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट काम करेगा। और साथ में आप लैक्टिक एसिड फार्मूला यूज कर सकते हो। स्टेरॉइड की जरूरत पड़ेगा, वहाँ पर जलन भी होता है। इन्फेक्शन जब आता है तो वहाँ पर एसिडोसिस बढ़ जाता है। जहाँ पर हाँ, जलन इन्फेक्शन हो रहा ज्यादा, था सर, बोल रहा था। हाँ, ज्यादा इन्फेक्शन हावी होता है ना कहीं पर भी, तो इन्फेक्शन से क्या होता है, वहाँ पर एसिड डेवलप होता है। उस एसिड डेवलप की वजह से वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन चालू हो जाता है। तो आप इन्फेक्शन चालू करो और स्टेरॉइड भी दो, दोनों काम चलेगा। यहाँ पर एक इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट है, आपको मालूम होगा, तो आप वो जी अप्लाई जी। करिए। हाँ, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट मानव झा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं।
हेलो। हाँ जी बोलिए। ओके, नेक्स्ट सुमित जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सर नमस्ते। हाँ जी नमस्कार जी, सर सुमित जी एंक्लूजिंग बोलिए। के बारे में जानना था सर थोड़ा। किसके बारे में? एंक्लूजिंग स्पोलोडाइसिस। एनकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इनको हम लोग ना बाम्बू स्पाइन के नाम से जानते हैं। और इनमें इनके होने के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। मोस्टली इसे ऑटोमिटी के अंतर्गत भी रखा गया है। और इसमें जो वर्टिब्रा होता है ना, उनमें इंफ्लेमेशन होकर के आपस में फ्यूज होना चालू हो जाते हैं, जिससे पूरे स्पाइन आपस में जुड़ जाते हैं। और जुड़ने की वजह से जो व्यक्ति जो होता है ना, वो अपना राइट पूरे बॉडी को घुमा करके बाएं दाएं देखते हैं, यानी कि स्पाइन का फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाता है। क्या होता है, स्पाइन में जो लचकपन जो होता है ना, वो खत्म हो जाता है और एक सीधे बाम्बू पेड़ के जैसा एक साथ झुकेगा, एक साथ खड़ा होगा। उनका गर्दन भी कई बार फ्रीज हो जाएगा, तो फिर बाएं दाएं पीछे नहीं देख पाता है ना। तो इस प्रकार से जी कंडीशन सर है। ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा तो है ये सर। इन्फ्लेमेशन की बीमारी है। हाँ, तो वो इन्फ्लेमेशन की बीमारी है। क्या है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जो ऑटोइम्यूनिटी की वजह से आया हुआ है। और इनमें एक फैक्टर एसिडोसिस भी है। तो इसमें 3 फैक्टर देख लीजिए। एक तो आपका इन्फ्लेमेटरी, दूसरा एसिडोसिस और तीसरा ऑटोइम्यूनिटी। तो ऐसे कंडीशन को ठीक करने हैं तो पहले इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट दे दीजिए। अगर गर्दन के एरिया में फ्यूजन आ गया है ना, फ्यूज हो गया है वर्टिब्रा, तो उनको ठीक करने के लिए फॉर्मेडुला क्लाकोइड 72 रामन ने घिसाई दे करके फिर आप सीएनएन दे दीजिए। इसमें स्प्लिन ब्लॉक कर लेना, स्प्लिन को ब्लॉक कर लीजिए, स्प्लिन नहीं देना, यानी कि इम्यून सेल को उकसाने वाला कोई भी पॉइंट नहीं देना। और इसके बाद देना है तो आप ऐसी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, या नीम स्टार मॉडिफाइड ट्रीटमेंट दे सकते हैं, या अनिल शर्मा फार्मूला दे सकते हैं। तीनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तीनों ऐसी के कंडीशन को ठीक करने का काम करता है। ठीक है सर प्रणाम। ठीक है सर। हाँ जी। और इसके बाद प्रणाम। देखना कौन से, इसके बाद और कंडीशनर क्या है ना, गैस ओनली, गैस आई में अगर दर्द है तो वो देख लेना। कैल्सिफिकेशन की कंडीशन क्या है, स्टेरॉइड की कंडीशन क्या है बॉडी में, वो सब आप देख करके आप ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर प्रणाम। हाँ बोलिए। हाँ जी, खुश रहिए। सर बोल रहा हूँ, ये वैक्सीनेशन के वजह से भी हो सकता है क्या? अभी जो कोविड वैक्सीनेशन हुआ उसके बाद से हाँ हो ये रहे हैं ना, केसेस बढ़ हो रहे सकता है क्या? हो रहे हैं। जैसे भी कोरोना काल में क्या हुआ, वैक्सीनेशन किए हैं। और ये जो कोरोना क्या है, इन्फेक्शन था, वायरल इन्फेक्शन था, है ना। तो उनको ठीक करने के लिए जो वैक्सीनेशन दिया है, तो इससे शरीर में तो इम्यूनिटी डेवलप हुआ। और वो इम्यूनिटी कई लोगों में इतना ज्यादा हाइपर हो गया कि वो शरीर में ऑटोइम्यूनिटी का कंडीशन आ गया। तो उसके वजह से कई लोगों में हाइपर इम्यूनिटी की वजह से शुगर की बीमारी पड़ गया, एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का कंडीशन आ गया, जोड़ों में दर्द आ गया। और कई लोगों का इम्यून इतना हाइपर हो गया कि ये जो ऑटोइम्यूनिटी की वजह से जो मसल्स और नर्व के बीच का जो रिसेप्टर के बीच में बैरियर का काम होने लगा, है ना। तो डिजेनरेटिव चेंजेस भी कई लोगों में देखा गया है ना। तो ये एक फैक्टर है वैक्सीनेशन के बाद क्या होना, ऑटो इम्यूनिटी का कंडीशन आना, हाइपर सर इसमें इम्यूनिटी का आना। मल्टीविटामिन दे सकते हैं क्या? हाँ, कमजोरी है तो मल्टीविटामिन दे सकते हैं। मल्टीविटामिन से कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, मगर इसमें उनको इम्प्लीमेंट्री वो इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो गया मसल, हाइपर इम्यूनिटी की वजह से, है ना। शरीर इम्प्लीमेंट्री कंडीशन में चला गया है, तो इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट जरूर देना ताकि वो इम्यूनिटी को सप्रेस करे। और एक अपना फार्मूला है ना, नेचुरल स्टेरॉइड, नेचुरल स्टेरॉइड फार्मूला है। इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट के साथ आप बाकी कंडीशन को देखते हुए ट्रीटमेंट दीजिए, मगर एक ट्रीटमेंट नेचुरल स्टेरॉइड का जरूर देना। ठीक है। जी सर। हाँ, और अगर ज्यादा समझ में नहीं आए तो एक फार्मूला और है, बीटा इंटरफेरॉन। बीटा इंटरफेरॉन एक फार्मूला है, वो अप्लाई कर सकते हैं ऑटोइम्यूनिटी के कंडीशन में। सर ग्रुप में एक बार डाल दीजिएगा ना ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट ऋषि जी। जय गुरु जी, जय अनुप्रति। हाँ जी बोलिए जी। अनुप सर नमस्कार। नमस्कार जैसे उदय भगवान जी। तो ये जो ऑपरेशन के लिए बेहोशी का इंजेक्शन नहीं लगाते हैं अपन, रीढ़ की हड्डी में लगता है यहाँ इसका एनेस्थेसिया के लिए ना, लंबा पंक्चर किया जाता है। हाँ हाँ, उसको लगाने के बाद में जैसे कभी भी थोड़े बहुत बादल हो जाते हैं तो पेन हो जाता है आदमी को।
बाकी ये ठीक रहते हैं। ज्यादातर ये कौन सा पेशेंट, लेडीज को, प्रेग्नेंट लेडीज को दिया गया ना था कि ना ना किसी जनरल पर? ना ना ना। एक टांग का ऑपरेशन हुआ था, उसमें राड डाली थी, एक्सीडेंट हो गया था एक बाइक का। सुनने तो करने के लिए वो लगाया था। हाँ, तो वो बोलता है कि जब मेरे को बादल होते हैं ना तभी पेन होता है, वैसे मैं ठीक रहता हूँ। अच्छा अच्छा, बादल जब छाते हैं तो दर्द आता है। हाँ, अच्छा, बाकी टाइम ठीक रहेगा। बाकी ठीक रहता है। मगर ये इम्प्लीमेंटेशन कंडीशन, एलर्जी कंडीशन आ जाता है क्या मौसम के आधार पर? और नहीं, जैसे आज बादल थे, आज पेन था। अच्छा अच्छा, तो जी, एक प्रकार से ये एलर्जी ही कहलाएगा ना वो, लेकिन मौसम के मौसम अनुसार। हाँ, मौसम के आधार पर वो नहीं एलर्जी ही सर, है। सर ऐसा है ठंडी में जैसे कोई खुजली खुजली नहीं होती, कुछ नहीं। अभी जिस दिन मौसम बिल्कुल साफ होगा तो कुछ नहीं होता फिर। अच्छा अच्छा, ठंडी में भी पेन। बादल छाएगा तो नमी आएगा। और इसका संबंध देखो, जब इस नंबर पंक्चर किया जाता है तो एक प्रकार से वहां पर एक तो मेडिसिन साइड इफेक्ट का सवाल नहीं है, वो डैमेज होता है स्पाइनल कॉर्ड है ना। और ऐसे यस, कंडीशन में हम मैक्सिमम, हमारे पास जितने भी पेशेंट आए लंबर पंक्चर के बाद, कई लोग बोलते कमर में दर्द हुआ, उसके बाद पैरों में दर्द आया, खास करके प्रेग्नेंट लेडीज लोग, तो उनको हमने ज्यादा कुछ किया ही नहीं है, उनकी इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट दी है और इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट से ही वो ठीक हुआ है। तो आप भी ऐसा करके अप्लाई करिए, इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट दे करके देखिए। जो भी है मौसम के आधार पर, अगर एलर्जिक कंडीशन आता होगा बॉडी में या नेचुरल स्टेरॉइड की कमी हो जाता होगा तो उनका वो पूरा करेगा स्टेरॉइड ट्रीटमेंट। ठीक ठीक, नेचुरल। हाँ, या ज्यादा को तो या नेचुरल स्टेरॉइड दे दीजिएगा। ठीक सर। हाँ सर 4 लोग और हैं, 4 लोग चलिए, ले दिए फिर खत्म। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या नेचुरल स्टाइल नेचुरल स्टेरॉइड का फार्मूला वो ग्रुप में डालेंगे इसको, ग्रुप में डाल आप ग्रुप में ना टेक कर देना। हाँ, नेक्स्ट ऋषि जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। बोलिए। सर प्रणाम सर। हाँ जी, बोलिए भगवान। सर ऐसा एक पेशेंट है, इनका उम्र जो है 43 है। पहले इनको आईबीएस की शिकायत थी, तो काफी लंबे टाइम तक, साल 1.5 साल तक इलाज कराया इन्होंने। तो आईबीएस तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन बीच में इनको हिप में पेन शुरू हो गया। हिप में शुरू हो गया पेन, तो जांच कराया इन्होंने, उसमें इनको मिला HLA B27। अब इसका इलाज कराने लगे तो ये दोनों चीजें ठीक नहीं हुई। तो इस कंडीशन में आए थे, तो आईबीएस के लिए तो इनको ट्रीटमेंट दिया गया। इस समय यूडीएफ आना बंद है, लैट्रिन का सुबह शाम जा रहे हैं। लेकिन सर ये हिप में जो ज्वाइंट पेन था इनको, वो तो ठीक हुआ है, लेकिन वो इन्फ्लेमेशन के इंडिकेटर है। और ये HLA B27 ऑटोमेटिक के कंडीशन में भी है ना, चेक किया जाता है, जो इंडिकेट करता है कि बॉडी में इम्यून सेल हाइपर है और ऑटोमेटिक के कंडीशन की वजह से वहाँ पर सूजन आया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में उनको पहले इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट दे करके इनको ठीक करना है। ITF दिया जाए सर। हाँ, क्या बोले? नहीं, ITF के बारे में कह रहे हैं सर। इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट फार्मूला देना उनको। और ये आईबीएस में क्या होता है, आईबीएस भी इन्फेक्शन पहले रहा होगा पेट में, और ये इन्फेक्शन ज्यादा समय तक रहता है ना, तो वो एसिड भी डेवलप करता है ना। और ज्यादा समय तक रहने की वजह से इंटेस्टाइन का जो टोन होता है ना, एक प्रकार से स्ट्रेंथ जो होता है ना, एकदम स्ट्रेंथ खत्म हो जाता है। और इनका जो टोन होता है कॉन्ट्रिक्शन डायलेशन, तो वो लगभग खत्म हो जाता है, और ज्यादातर जगह वो खिंचका हुआ रहता है, जिसकी वजह से जो बॉवेल्स होते हैं ना वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पर कब्जियत आ जाते हैं। ठीक है। और जैसे कुछ हद तक बॉवेल का प्रेशर पड़ता है तो आगे का जो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है वो ओपन होता है, तो थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि उनको मोशन आ रहा है। तो ये सब इन्फ्लेमेशन की वजह से ही आया हुआ है। तो इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन तो है ही एसिड बढ़ने की वजह से, मगर बाद में वो इन्फेक्शन के विरुद्ध हमारे शरीर के इम्यून सेल एक्टिव होने से ऑटोमेटिक में कंडीशन आ जाते हैं, जिससे तकलीफ और बढ़ जाते हैं, रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं। और जब रिसेप्टर ब्लॉक होता है तो ब्लड के माध्यम से जो चीज मिलना चाहिए सेल को, प्रॉपर मटेरियल नहीं मिलता है, नर्व का जो प्रॉपर सिग्नल मिलना चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिलता है, जिसकी वजह से
पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाता है इंटेस्टाइन का, और पेशेंट को ऐसा लगता है कि प्रेशर भी आ रहा है तो भी ऐसा लगेगा मोशन आया ही नहीं, एक फैक्टर। और ऑटोइम्यूनिटी की कंडीशन, आपका हिप जॉइंट का जो सेल्स है उनको भी प्रॉपर मात्रा में क्या नहीं मिला, प्रोडक्ट कैल्शियम नहीं मिला ब्लड के माध्यम से, क्योंकि रिसेप्टर पूरा ब्लॉक है। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट देना, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट। और जो भी है बाकी एसिड ट्रीटमेंट वगैरह दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नेचुरल इफेक्ट दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अभी जो है ये तो अभी 2-3 दिन से शिकायत कर रहे हैं सर कि रात में हम सोते हैं, सुबह जब ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जाता है तो कहते हैं आई एम फिट, बहुत बढ़िया है, ठीक है। और दूसरे दिन जब आते हैं तो ये EL1 और थोरेसिक पॉइंट 12 11-12 के एरिया में जो है बीच में, कहते हैं दोनों साइड में ये पेन हमको खिंचाव टाइप का होता है सर। स्पाजम आ जाते हैं, जितना ज्यादा इंटेस्टाइन सिकुड़ेगा उतना स्पाजम आता है, उनको बोलते हैं मसल क्रैम्प। इंटेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्शन की वजह से एक प्रकार से ऐठन होता है, उसकी वजह से वहाँ दर्द आता है। रात में सोएंगे, सुबह कोई भी मसल सिकुड़ेगा, कॉन्फ्लिक्शन होगा, तभी स्पाजम या दर्द का एहसास होगा, ठीक है। तो उनको ठीक करने के लिए ब्लड सप्लाई जितना बढ़ाना है, जितना जल्दी इन्फ्लेमेशन ठीक होगा इंटेस्टाइन से, उतना जल्दी वो ठीक होगा। तो इन्फ्लेमेशन के बाद एसिड के बाद सर ब्लड सप्लाई नहीं, इन्फ्लेमेशन के बाद ना पेट सेट करने के लिए नॉर्मल दे दीजिए, फिर एसिड ट्रीटमेंट दे करके नेचुरल स्टेरॉइड दे दीजिए या हेपरिन दे दीजिए, चलेगा। हेपरिन इसमें दे दीजिए सर। इसमें 2-3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन को ध्यान में रख करके ट्रीटमेंट दीजिए, है ना। एक पेट सेट करना, दूसरा एसिड निकालना, तीसरा ऑटोइम्यूनिटी के कंडीशन को ठीक करना। तो इसका यही सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट ज्यादा होगा तो आप ग्रुप में मैसेज डाल देना, उनका ट्रीटमेंट ना आपको लिख के दे देंगे। अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। हो गया टाइम, 11 बज गया। हाँ सर, 2 ले लेते हैं, 2-3 5 लोग हैं सर। चलिए नेक्स्ट साजिद जी। जी जय न्यूरोथेरेपी। अनूप सर, बस मैं कहना यही चाहता था कि लास्ट मार्च ये बैक पेन के रिकवर हुए अल्ट्रा चक्रोपचार से सर, उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है सर। हाँ, अल्ट्रा चक्रोपचार करना। और 5 पेशेंट में 3 पेशेंट में साथ में नी पेन भी था सर, नी पेन में भी बहुत जबरदस्त रिजल्ट वो आएगा, क्योंकि इनमें न्यूरोथेरेपी का कॉन्सेप्ट भी है और हमारा जो चक्राज होता है ना, उनका भी कॉन्सेप्ट है। दोनों कॉन्सेप्ट के तालमेल से ये बना हुआ फार्मूला है। और आपको मालूम, चक्राज का संबंध हमारे पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड है, और एंडोक्राइन ग्लैंड यानी हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिनका प्रभाव शरीर के टारगेट ऑर्गन के लिए उपयुक्त है, ठीक है। तो ऐसे इसी वजह से ये रिजल्ट दे रहे हैं, और आपको जहाँ पर जरूरत है वहाँ के लिए आप उस टारगेट एरिया को आप महसूस कर सकते हैं। और आने वाले समय में थोड़ा और ये अपडेट होने वाला है, जो अभी आपको चक्रोपचार मिला है ना, वो अभी और अपडेट होने वाला है। तो इसके ऊपर भी ज्यादातर लोगों को फीडबैक देना है, जैसे भी आप दे रहे हो ना, फीडबैक तो काफी मिला हुआ है, ज्यादा से ज्यादा फीडबैक चाहिए सर। इसमें मैं कुछ बोलिए सर एक सेकंड सर, सुनना चाहते हैं। बोलिए सर। ये चक्रा ट्रीटमेंट की बात, चक्रा उपचार की जो नी पेन के लिए दिया गया है सर, ये वास्तव में बहुत ही कारगर है सर। और एक तरीके से हमने तो इसको बहुत ही इस्तेमाल किया है, करीब 20 पेशेंट पे हमने नी पेन के बारे में इस्तेमाल किया है। इसमें 16-17 लोगों को सर ये 2-3-4 बार के बाद ये बता रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, हम सूजन भी चला गया है, चलने में जो उनको दर्द हो रहा था वो भी चला गया है, और जो बैक पेन में हल्का फुल्का बैक पेन और कंधे में भी पेन हो रहा था, उसमें भी उनको आराम मिला है। तो सर ये चक्रा उपचार वास्तव में बहुत ही शानदार है सर। इसके बारे में तो सर ये है सर। थैंक यू। नहीं तो आएगा ना, क्योंकि हमने इसमें कॉन्सेप्ट देखे ना, एक न्यूरोथेरेपी का सिद्धांत भी है, चक्रार का सिद्धांत है, और न्यूरोथेरेपी के आधार पर जो पेरिफेरल नर्व है ना,
और हार्मोनल सिस्टम, उन सबको ध्यान में रख करके ये बनाया गया है। जी जी और घुटने में दर्द हो, चाहे कमर का हो, चाहे हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब हो, उन सबको रेगुलेट करने के लिए फार्मूला है। लेडीज जेंट्स दोनों में बहुत बराबर इसमें रिस्पांस मिला सर। थैंक यू जी हाँ सर। जी, चलिए ठीक है। नेक्स्ट मनोजा जी। जी सर, प्रणाम सर। हाँ जी, बोलिए सर मनु जी। मेरे पास कोई जैसे बैक पेन के लिए कोई वो नहीं है डायग्नोस, जैसे मैंने रिपोर्ट वगैरह कुछ अल्ट्रासाउंड या सॉरी एमआरआई वगैरह, लेकिन दर्द ऐसा है कि बैक पेन के ना 2500 कारण है हाँ ना। और ये आप पेशेंट से पूछना है ना किस वजह से आया है, सर मैं ही हूँ, बहुत सारे कारण है। मैं ही हूँ। याद होगा तो वो कारण का सवाल जो है ना, सवाल मैं आपको भेज दूंगा, वो उनसे पूछना, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, सर मैं ही हूँ। है ना। इसका आप ही हो तो आप अपने आप से पूछो ना किस वजह से आया है। सर मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि एक बार इंजेक्शन लगाया था सर किस विटामिन वगैरह का, तो वो मुझे उस जगह पे मतलब आज इंजेक्शन लगा, रात में मुझे 12 बजे के करीब क्रैम्प्स आया था उसी पैर में, और उसके बाद में जब फिर अच्छा। वो ठीक हुआ 1-2 हफ्ते में, उसके बाद में जो जिस जगह पे इंजेक्शन लगा था वहाँ पे हल्की सी ईचिंग होना, छोटी सी गांठ होना, वो जो गांठ होती थी उसमें ईचिंग होने लगता था। अभी वो बीच में कभी कभी याद मैंने कभी कभी आ जाता है, लेकिन उसी जगह पे मुझे हिप पेन है। पहले तो वो मतलब ऐसे तो ये इंजेक्शन का किस में लगाया था, स्पाइन में लगाया था कि बटक में लगाया था, हिप में, लेफ्ट कमर में हिप लगाया में। था, हिप में लगाया था। अच्छा, तो आप ऐसा करिए ना, पहला आप इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट लेकर के ना नेचुरल स्टेरॉइड 2 ट्रीटमेंट कंटिन्यू लीजिए। जी हाँ, तो सर पहले इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट लीजिए, 2 ट्रीटमेंट का आप नेचुरल स्टेरॉइड के लीजिए, है ना। फिर आप फील करना कि क्या कंडीशन है। सर इन्फ्लेमेशन 30 मेडुला 6 रेडियल। हाँ 30 मेडुलर 6 सीढ़िया, इनके बाद नेचुरल स्टेरॉइड इनटू 2 ट्रीटमेंट, और इनके बाद एक ट्रीटमेंट लेना न्यूजीन फार्मूला। अच्छा सर, ये तो मैं न्यूटन हाँ, ये फार्मूला लीजिए। भी ले रही हूँ और ये 30 मेडुला 6 रेडियल भी लिया है। अभी मेरी कंडीशन और ज़्यादा जैसे ऐसे हो गई है कि अब मैं खड़ी भी हो, जैसे ही खड़ी होती हूँ मुझे दर्द इतना शुरू हो जाता है, बैठने के बाद आप एक दो बार भी। दो बार ना 2 ट्रीटमेंट आप नेचुरल स्टेरॉइड लीजिए ना आप, फिर देख देना, कल ही लीजिए, ठीक है। ठीक है, ठीक सर, धन्यवाद। हाँ नेक्स्ट 3 लोग है सर। हेमंत जी पहले आप करिए। हाँ जी सर, नमस्कार सर। हाँ जी, एक नमस्कार जी। एशियन का पेशेंट है सर, उसको लेफ्ट हिप में ना, लेफ्ट हिप से लेके फुट तक पेन आ रहा है उसको, और उसकी ना मसल्स बहुत वीक हो चुकी हैं, और थाई ना उसकी धीरे धीरे सूखती जा रही है सर। इसका और साइटिका सर का उसको सिम्टम्स है। फैटी लिवर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, और सर बीपी भी हाई रहता है। कोरोना के टाइम में जब वो इंजेक्शन लगे थे ना, और उन्होंने स्टेरॉइड्स लिए थे सर, उन्हें जब से ही दिक्कत है उनको। हिप का पेन तो उनका अच्छा जा अच्छा। ही नहीं रहा है। तो मैं उनको इंजरी ट्रीटमेंट पीछे मैंने पूछा था, तो इंजरी ट्रीटमेंट 10 पेन इंटू 6 दे रही हूँ, B12 दे रही हूँ, और सर नेचुरल स्टेरॉइड, और वो क्या बोलते हैं उसको, मल्टीविटामिन सर। लेकिन मगर उसकी अभी ना अभी थाई बहुत सूख गया है। सर बहुत ज्यादा धीरे धीरे मतलब सूखती, बिल्कुल ही सूखती चली गई। अच्छा, इनका मतलब ये ऑटोमिटी में कन्वर्ट हो चुका है, न्यूरोपैथी में कन्वर्ट हो गया है। नर्व का जो सिग्नल है ना, मसल्स को प्रॉपर नहीं मिल रहा है, ऑब्स्ट्रक्शंस है ना, बैरियर का काम कर रहा है। आप वहाँ पर इंजरी ट्रीटमेंट मत दीजिए, यहाँ पर आप इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट दीजिए। अच्छा सर, इन्फ्लेमेशन दे दूं और क्या दे? हाँ, इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट देना, और नेचुरल स्टेरॉइड दीजिए, एसिड निकालिए वहाँ का, ठीक है, ब्लड सप्लाई बढ़ाइए। इन्फ्लेमेशन, एसिड ट्रीटमेंट, नेचुरल स्टेरॉइड, ब्लड सप्लाई, ये है प्रीन। इनके बाद विटामिन सर। फॉर्म, हाँ एप्रिन और विटामिन फॉर्मेशन वगैरह देना है तो वो दे करके, बाकी फिजिकल है वो दीजिए। ठीक है सर। जैसे सर जो उनकी थाई सूखती जा रही है, उसमें उसके लिए क्या? हाई क्या है, मसल ही तो है ना, मसल को सिग्नल हाँ नहीं मिल मतलब रहा है नर्व से। जब तक सिग्नल हाँ नहीं मिलेगा नर्व का, तब तक वहाँ का मसल कैसे एक्टिव होगा, है। ठीक है सर। हाँ, तो उनको उकसाना है, मसल को उकसाने के लिए कौन जिम्मेदार है, नर्व जिम्मेदार है, तो नर्व के फंक्शन को लाना है ना। और नर्व का सिग्नल मसल को इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि नर्व और मसल के बीच में रेसिस्टेंस है, इम्यून सेल का। ओके चाहे सर। एंटीबॉडी हो, चाहे कोई भी WBC हो या लिम्फोसाइट, कोई ना कोई तो रेसिस्टेंस है जिसकी वजह से सिग्नल नहीं मिल रहा है और वो ड्राई हो रहा है। ठीक है, न्यूरोपैथी में कन्वर्ट हो गया है, इसमें न्यूरोपैथी में।
और देखना पड़ेगा बाकी रिपोर्ट, एनसीवी रिपोर्ट वगैरह अगर कराया होगा तो ठीक है ना। बाकी जो ट्रीटमेंट बताए हैं वो दीजिए, है ना। हफ्ता 10 दिन दीजिए, फिर क्या फीलिंग आप बताइए। ठीक है एक बार सर, रिपीट कर लीजिए सर। हाँ थैंक यू जी सर। बोलिए। ओके। सर लास्ट 2 बचे हुए हैं, उनका ले हाँ लेते हैं फिर खत्म करते हैं आज के सवाल। नेक्स्ट नवनीत जी। हाँ जी सर, नमस्ते। हाँ जी नमस्कार नवनीत जी। हाँ जी सर, मेरे पास ना एक पेशेंट है, लेडीज है, वो ना 1-2 बार गिरी हैं और उनका लेफ्ट शोल्डर के ऊपर ही जोर पड़ा है। हाँ। और उनके अब क्या है कि जैसे वो रात को सोते हैं चीसें उठती हैं और जैसे कोई गांठें नहीं बनी होती शोल्डर के ऊपर, ऐसे हुआ है और फ्रोजन शोल्डर हो चुका है। इसको 6-7 महीने हो गए हैं। क्या ट्रीटमेंट दिए हो क्या उनको? अभी तक सर इंजरी। कितने ट्रीटमेंट दिए हैं? अभी हफ्ता 10 दिन ही हुए हैं। यार इतने दिन में तो इंजरी दे दिए। अब बाकी जो एब्डोमिनल कंडीशन क्या है, एसिड वगैरह है, शुगर वगैरह है? थायराइड है बस उनको। थायराइड है, शुगर नहीं है? नहीं है। अच्छा, एसिड भी नहीं, बल्मीफल जीरो में भी दर्द नहीं है? नहीं है सर। अच्छा, वहाँ शोल्डर डिसलोकेट तो नहीं हुआ है गिरने की वजह से? नहीं सर, लोकेशन डिसलोकेट नहीं है। नहीं है। हम्म। अभी मैंने इंजरी के बाद 2 पैन ऐड किए हैं बस 6 टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, कितना पूरा कितना जा रहा है? जा ही तो नहीं थोड़ा होगा। कम है, 30% ही है बस। अच्छा अच्छा। मीका जीरो में बिल्कुल दर्द नहीं है? नहीं सर। अच्छा, फिर बाकी और सब केस हिस्ट्री देखना पड़ेगा सब इसका। पेट भी सारा कुछ ठीक है, शुगर भी नहीं है, बस थायराइड ही है उनको। वो मेरे ख्याल से जो मसल्स ना अपनी जगह से ट्विस्ट हुआ है। हाँ जी। ठीक है, जब गिरा ना तो वो ट्विस्ट हो गया है, ऊपर चढ़ गया है। और किसी को ना नीचे उतारिए, शिवाजी जो पॉइंट होता है ना वो हाँ पूरा जी। सेट दीजिए, है ना, पूरा सेट दीजिए, फिर देखिए उनको। ठीक है सर। हाँ, नेक्स्ट फिजिकल से ही निकलेगा वो कि इशू अपनी जगह से ना हट गया है, इसलिए वो पूरा ओपन नहीं हो पा रहा है। ठीक है सर। और सर हाँ, उसको एक डाउन बार शोल्डर दे एक बार सकते हैं सर, डाउन शोल्डर। एक बार नाभि भी चेक कर लेना। डाउन शोल्डर सर। नेवल नेवल नाभि अपने ठीक है। जगह से सरका तो नहीं है? ठीक है सर, वो मैं कर लूंगा। दोनों पैर को मिला लेना, जो पैर छोटा होगा ना उनको सेट कर लीजिएगा। ठीक है सर। हाँ। नेक्स्ट किशन जी, लास्ट ले हाँ लेते जी हैं। हाँ जी नमस्ते बोलिए। नमस्कार जी। सर जी, मेरे पास 24 साल का लड़का है जिसे टॉन्सिल है और वो 2 साल से है, तो उसमें क्या दिया जा सकता है? टॉन्सिल इन्फेक्शन है ना, और जी ये इन्फेक्शन ज्यादा दिन तक रहता है तो इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो गया है, टॉन्सिलाइटिस हो गया है। जी अब टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन में हमको क्या करना है, इम्यून सेल को नहीं उकसाना, वहां पर इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट काम करेगा। जी ठीक है, इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट देने के बाद आप लीवर का सेट दे दीजिए। लीवर 1 पॉइंट लीवर, CNNS गॉल लीवर, 22 फिंगर गॉल लीवर, 1 पॉइंट गॉल, 1 पॉइंट लीवर, ये ट्रीटमेंट दे दीजिए। ठीक है। जी और एक अपना ट्रीटमेंट होता था 2020, मगर आजकल बंद कर दिया गया है। अगर आता होगा तो वो ट्रीटमेंट ले लीजिए। जी धन्यवाद। हाँ सर चलिए नेक्स्ट। और 3 लोग हैंड रेज कर दिए हैं सर। नेक्स्ट हो रितेश गया जी। ना, 11 बज गया, सबको हाँ सोना सर, है, 11 बाकी बजे। कल कर लेंगे। जी सर। ठीक है। हाँ जी। और टॉन्सिल जी वाले में सर वो घी भी लगाते हैं ना, ऐसा घी अंगूठे पे रखकर ऐसा साइड में घी लगाना बहुत जरूरी होता है। ते हैं, इन्फ्लेमेशन है ना, चाहे वहाँ पर बहुत हाँ दर्द और जलन भी होते हैं, चुभन होता है। हाँ, तो इसके लिए वहाँ पे ना हमारे यहाँ पे तो घी ट्रीटमेंट के बाद भी हम घी लगाते हैं, नहीं लगाते हैं तो वो टाइम लगता है उसको ठीक होने में, और घी लगाते हैं तो बहुत जल्दी। और अनूप सर हम एक और नया ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। कुछ नहीं, ओल्ड यूडीएफ पे खाली 20 से कुंडली दे देते हैं, मतलब 30 मेडुला